देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। क्षेत्रीय किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन स्वराज के तहसील अध्यक्ष कृष्ण मोहन वाजपेयी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को रूपापुर चीनी मिल के महाप्रबंधक तोमर से मुलाकात की। आपको बता दें, खबर सवाईजपुर से है, जहां पर प्रतिनिधि मंडल के किसानों से जुड़ी विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को सामने रखते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की गई है। और साथ ही तहसील अध्यक्ष कृष्ण मोहन वाजपेयी ने बताया कि चीनी मिल में गन्ना तौल में 12 घंटे से अधिक का समय लग रहा है, जिससे किसानों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने यह भी कहा कि पीली रूपापुर मार्ग से जुड़ी चीनी मिल तक की संपर्क सड़क की हालत बेहद खराब है, जिससे गन्ना लाने वाले किसानों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने मिल परिसर में किसानों के लिए शुद्ध पेयजल, रैन बसेरा, सर्दियों के मौसम को देखते हुए अलाव तथा वहां पर बाथरूम की नियमित सफाई की व्यवस्था करने की मांग रखी है। किसानों का कहना था कि मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उन्हें घंटों तक असुविधाजनक हालात में इंतजार करना पड़ता है। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि चीनी मिल द्वारा किसानों को यथासंभव बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और मुलाकात के बाद तहसील अध्यक्ष ने कहा कि यदि आश्वासन के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो संगठन आगे की रणनीति तय करेगा। अगली खबर हरदोई से है, जहां पाली रूपापुर मार्ग पर एक साइकिल सवार द्वारा ई रिक्शा पकड़कर स्टंट करने का वीडियो क्षेत्र में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में साइकिल सवार चलती ई रिक्शा को पकड़कर साइकिल पर बैठा हुआ चलता दिखाई दे रहा, जिससे उसकी जान के साथ साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान की भी खतरा बना हुआ है। और बताया जा रहा है कि यह घटना पाली रूपापुर मार्ग की है, जहाँ यातायात अधिक रहता है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और ऐसे खतरनाक स्टंट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के स्टंट न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि कभी भी बड़ा हादसा होने का कारण बन सकते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा मामले की जांच किए जाने की संभावना जताई जा रही है। एटा जनपद के जसरतपुर थाना क्षेत्र के फर्दपुरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक 27 वर्षीय युवक को गोली मार दी गई। यह घटना शौच कर वापस लौटते समय हुई है। युवक को बाएं हाथ के समीप गोली लगी है, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। घायल युवक की पहचान फर्दपुरा निवासी नीलेश पुत्र संतपाल के रूप में हुई है। नीलेश ने जानकारी देते हुए बताया कि जब वह खेतों की ओर शौच करने वापस लौट रहा था, तभी नामजद भूरे और उसके साथी ने उसे अवैध तमंचे से गोली मार दी है। परिजनों ने घायल नीलेश को तत्काल अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। डॉक्टर शक्ति मीणा ने इसकी पुष्टि की है। और साथ ही जसरतपुर थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि यह घटना पुरानी रंजिश का परिणाम प्रतीत होती है। खबर एटा से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते नामजद लोगों ने 27 वर्षीय नीलेश को मारी गोली। परिजनों का आरोपी घायल के परिजनों ने बताया कि खेत पर शौच करने जा रहे थे, पहले घात लगाए बैठे 4-5 लोग गोली मारकर हुए फरार। और साथ ही घायल नीलेश को परिजनों ने कराया सीएचसी अलीगंज में भर्ती और डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए किया हायर सेंटर रेफर। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। जसरतपुर थाना क्षेत्र के फर्दपुरा की है पूरी घटना। ये सर लेटरिंग के लिए गया था, लेटरिंग के लिए, तो वहीं पर सुनील ने गोली मार दी। कौन है ये सुनील? सुनील हमारे गांव का लड़का है। वजह क्या थी गोली मारने? वजह का नाम रंजिश थी। 2022 में हमारे गांव में बारात आई थी और इसके मामा ने गोली मारी थी। उस टाइम पर मौके पर हम भी थे और ये हमारा लड़ा हुआ तो और हम लोगों ने को फंसाई था तो और बाइक रंजिश में गोली मारी। तो आरोपी फरार हो गए? हाँ, फरार है।
कितने लोग थे, कितने लोगों ने? लोग और साहब 6-7 आते हैं। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ दे दी। खैर दे दी थाने में? कितने बजे की ये घटना रही होगी? ये 4-4:30 बजे की है। नाम क्या है आपका? संतराम। यहाँ बेटा है हॉस्पिटल में, एक व्यक्ति है जो आपके परिवार के साथ है, क्या घटना हुई है? अगली खबर श्रावस्ती से, जहां उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली गए एक युवक की सड़क दुर्घटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। जैसे ही यह खबर उसके पैतृक गांव पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार गिलौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रायपुर और बिलेला निवासी इलियास पुत्र चोंगे उम्र करीब 28 से 29 वर्षीय लगभग 7 महीने पहले रोजगार की तलाश में देश की राजधानी दिल्ली गया हुआ था। वहां पिकअप वाहन छोटा हाथी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। बताया जा रहा है कि 11 दिसंबर को इलियास पिकअप वाहन लेकर माल भरने के लिए निकला था। वहीं इसी दौरान दिल्ली के शमशान घाट के आसपास सड़क दुर्घटना हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। और साथ ही हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए आईसीयू में भर्ती किया गया और अस्पताल प्रशासन की ओर से परिजनों को सूचना भी दी गई है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जब इलियास का शव उसके पैतृक गांव रायपुर बिलेला पहुंचा तो गांव में हाहाकार मच गया और साथ ही हर नम आंख थी और साथ ही पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। रायपुर बिलेला गांव के अधिकतर लोग गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, जो मेहनत और मजदूरी के बल पर अपना जीवन यापन करते हैं। इस दर्दनाक सड़क हादसे ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि रोजी रोटी की तलाश में घर से दूर गए एक गरीब परिवार के लिए ऐसी घटनाएं कितनी भयावह साबित हो सकती हैं। गांव में हर कोई इलियास की मौत से स्तब्ध है और परिजनों को ढांढस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या नाम है आपका? चुंगी, कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर बिलेला। ये घटना कैसे हुई, कब जानकारी आपको मिली? 13 तारीख को मिली है हमको, 14 तारीख को हम गए हैं। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में वहाँ ऑपरेशन उसका हो गया था। अच्छा, ऑपरेशन होने के बाद वो बेहोश था, हमसे कोई मुलाकात बातचीत कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मृत्यु किस डेट में हुई है? 6 बजे करीब, 6-6:30 बजे हुई। 13 तारीख को? 13 को नहीं, ये हुई है 16 तारीख को। 16 तारीख? हाँ 16 तारीख शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। तो पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? पुलिस द्वारा कार्रवाई की, वो पोस्टमार्टम किए हैं, फिर लाश निकाल कर दिए हैं, कागज दिए हैं, तो हम लोग घर पे लेकर आए। कोई FIR वगैरह दर्ज हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। FIR दर्ज करवाना है? हाँ, करवाना। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां गली में कैमरा लगाने के दौरान हुआ विवाद में युवक व अधेड़ का फटा सिर। आपको बता दें, प्रधान व उसके बेटों के साथ हुई जमकर मारपीट। गली में कैमरे लगाने को लेकर हुआ था विवाद। घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती और साथ ही पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी है। फतनपुर थाना क्षेत्र के बीरापुर बाजार का मामला। खबर शाहजहांपुर से है, जहां गांव की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में शाहजहांपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब गांव के चौकीदार सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पुलिस के लिए अहम जानकारी देने वाले राजदार बनेंगे। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने आज चौकीदारों को ग्राम प्रहरी के रूप में अपडेट किया है। आपको बता दें, शाहजहांपुर में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने गाँव की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चौकीदारों की भूमिका को और भी प्रभावी बना दिया है। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी चौकीदारों को अब ग्राम प्रहरी का दर्जा दिया गया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने ग्राम प्रहरियों को नए जूते, सफेद कुर्ता पैजामा, बेल्ट, टॉर्च, साइकिल वितरित की है, ताकि वे गांव में और बेहतर तरीके से गश्त कर सके। ग्राम प्रहरी गांव स्तर पर हमारी आंख और कान होंगे। अपराध पुस्तिका के जरिए जो भी सूचनाएं मिलेंगी उनका इनपुट अधिकारी स्वयं लेंगे और साथ ही ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। पुलिस का मानना है कि इस व्यवस्था से चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जा सकती है और साथ ही कानून व्यवस्था मजबूत होगी।
गांव के चौकीदार अब सिर्फ पहरेदार नहीं बल्कि पुलिस के मजबूत सहयोगी बनेंगे। सवाल यही है, क्या ये व्यवस्था गांव में अपराध पर लगाम लगाने में कारगर साबित होगी? और साथ ही कार्यक्रम के दौरान एएसपी सिटी देवेंद्र कुमार, एएसपी ग्रामीण दीक्षा भवरे, सीओ सिटी पंकज पंत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। ग्राम प्रहरी की संस्था पुलिस के लिए अत्यंत ही उपयोगी एवं आवश्यक है एवं विगत काफ़ी वर्षों से अपग्रेड होती रही है। सूचना तंत्र इनके साथ विकसित किया गया है, साथ ही साथ जो इनको सुविधाएं मिलती हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज इसी क्रम में हमने इनको जो हमारे ग्राम प्रहरी हैं उनको नए जो इनका यूनिफॉर्म है वो दिया है, साफा दिया है, लाठी दी है, बेल्ट दिया है, नए जूते दिए गए हैं, टॉर्च दी गई है, आने जाने के लिए साइकिल दी गई है और साथ ही साथ एक नवीन प्रयोग नवाचार किया गया है कि जिस प्रकार विलेज क्राइम नोटबुक होती है, रजिस्टर नंबर 4 हमारा, या बीट बुक होती है जो कि कांस्टेबल्स के द्वारा भरी जाती है, उसी प्रकार एक ग्राम अपराध पुस्तिका ये बनाया गया है, ग्राम प्रहरी पुस्तिका बनाया गया है, जो कि अब जो हमारे ग्राम प्रहरी हैं काफ़ी पढ़े लिखे भी हो गए हैं कि उसमें जो उनके गांव से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं जो कि उपयोगी हैं हमारे पुलिस के लिए उसमें भरेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि समय के साथ इस पुस्तिका का भरपूर उपयोग पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा। खबर कन्नौज से है, जहां 2 दिन पहले महिला की हत्या कर शव जलाने वाले आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, उन्नाव के शुक्लागंज निवासी इसामुद्दीन ने की थी हत्या। मुठभेड़ में हत्या आरोपी हुए गिरफ्तार। हत्या कर शव को छिबरामऊ में फेंके और साथ ही जलाते हुए फरार हो गए थे। और साथ ही पुलिस से मुठभेड़ में मुख्य आरोपी इसामुद्दीन के पैर में लगी गोली। इसामुद्दीन ने पत्नी और अन्य साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या। मृतका कानपुर की मुस्कान हत्या आरोपी की थी प्रेमिका। शादी के लिए जिद करने पर पीछा छुड़ाने के लिए हत्या कर दी। देर रात हुई मुठभेड़ में हत्या आरोपी का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। छिबरामऊ के कैरदार रोड पर हुई थी मुठभेड़। थाना छिबरामऊ के निगो खास रोड पर 17 तारीख को एक जला हुआ शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पे पुलिस तत्काल मौके पर गई और छानबीन की। इसके बाद हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की गई। बहुत सारे सीसीटीवी देखे गए और सर्विलांस का उपयोग किया गया, जिसमें पता चला कि एक गाड़ी जो कानपुर की तरफ से आई थी और वापस कानपुर गई थी, जिसके बारे में ट्रैक किया गया तो उसके मालिक का पता चला, जिसमें गहनता से छानबीन की गई तो पता चला कि शुक्लागंज उन्नाव में एक मुस्कान उर्फ जन्नत एक महिला थी जो करीब 35 वर्ष की थी, जो अपने पति से अलग रहती थी और वहीं पर पड़ोस में शुक्लागंज में एहतेशाम और असलान ये दोनों लोग थे और इनके उस महिला से अवैध संबंध थे, जिनमें आपस में इनका विवाद हुआ और इसकी 16 तारीख की शाम को शुक्लागंज में हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद एक गाड़ी से इसको पीछे डेड बॉडी को रख करके और ये कानपुर जीटी रोड होते हुए जो छिबरामऊ का निगो खास मोड़ है, जीटी रोड के किनारे सड़क पे झाड़ियों में डाल दिए थे और वहाँ पर पेट्रोल डाल करके जला दिए थे, जिसमें पूरी घटना का अनावरण हुआ। और ये जब पता चला तो इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई और आज चेकिंग के दौरान हमारे प्रभारी निरीक्षक छिबरामऊ, प्रभारी निरीक्षक गुरसहायगंज, यशोजी और सर्विलांस की टीमें चेकिंग कर रही थी तो एक संदिग्ध गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसमें उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उधर से वो फायरिंग करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें से जो एक व्यक्ति है उसके पैर में गोली लगी है और घायल हो गया, जिससे अस्पताल भेजा गया है। दूसरे को मौके से पकड़ लिया गया है
जिसमें एहतेशाम है जो मुख्य अभियुक्त है उसको गोली लगी है और इनके कब्जे से जो क्रेटा गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी उसको बरामद किया गया है। साथ ही इनके जो असलहे कारतूस बरामद किए गए हैं। ये एक पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था जिसमें किसी भी तरह के शव की शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी, जिसमें पुलिस ने 2 दिवस के अंदर इस घटना का पर्दाफाश किया है और गिरफ्तारी दोनों अभियुक्तों की है और साथ ही जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है उसको बरामद किया है। तो पुलिस की हमारी बड़ी सफलता है जिसमें घटना के अनावरण करने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां कानपुर देहात में प्रशासनिक हलकों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एडीएम अमित कुमार पर प्रदर्शनकारी महिला कर्मियों विशेषकर आशा बहुओं के साथ बदसलूकी करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आशा बहुओं का आरोप है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के दौरान एडीएम द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और महिलाओं के साथ असम्मानजनक व्यवहार किया गया है। आरोप ये भी लगाया गया है कि एडीएम ने एक आशा बहु का मोबाइल फोन छीन लिया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याएं रखना चाहती थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने कथित अव्यवहार करते हुए आहत हुई और साथ ही घटना के बाद आशा बहुओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है और उन्होंने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। गंभीर मामला होने के चलते अब सबकी निगाहें जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। मनोरमा। क्या करती हैं आप? आशा बहु का काम। अच्छा, अभी आप लोग प्रदर्शन कर रही थी, किस बात को लेकर के प्रदर्शन था और हुआ क्या है? इस बात को प्रदर्शन कर रहे थे, जो हम लोग दिन रात काम करते हैं उसका कोई मानदेय नहीं है, मतलब बंधी हुई धनराशि कुछ भी नहीं है। तो उसी के में आए थे यहाँ पर धरना धरने के लिए। इसी बीच में मेरी एक आशा बहन की तबीयत खराब हो गई तो सारे लोग उनको देखने गए, तो अंदर जाके वो एडीएम साहब जो है अमित कुमार जी, उन्होंने मेरी एक आशा की धक्का मुक्की करके गिरेबान को ऐसे पकड़ के हिला दिया और काफी आशा बहन बदतमीजी से बात भी की और मोबाइल भी छुटा लिया और धमकी दे रहे थे सारे लोगों को जेल में भेज देंगे, जेल में भेज देंगे, आप किसका आदेश लेके आई हो। पर यहाँ पर हम लोग आदेश ही लेके आए, ऐसे नहीं आए, अंदर से भगा रहे थे। ये डीएम ऑफिस किसी की भी नहीं है, अगर सबकी है तो फिर हमारी भी क्यों हमें। अच्छा, जो मोबाइल छीना गया वो वापस अभी तक मिला? नहीं मिला है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, किस तरीके से? जितने हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मोबाइल मिले वो सारे मोबाइल हम जमा कर देंगे और कोई भी काम नहीं करेंगे। खबर सोनभद्र से है, जहां अलाव ताप रहे लोगों में मची अफरा तफरी। अलाव की लौ बढ़ाने को लेकर किसी ने कही थी बात, शख्स ने अलाव में डाल दिया ज्वलनशील पदार्थ, भर कर जल उठा अलाव और साथ ही एकाएक आग लगने से आग ताप रहे लोगों में 2 लोग झुलस गए हैं और भरभरा कर लगी आग से दोनों के पैर में पकड़ी आग, दोनों के जले पैर के कपड़े और साथ ही कई पर पड़े छींटे। घटना से मौके पर मची खलबली। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के बगल की घटना। खबर उन्नाव से है, जहां ठंड से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्नाव जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में देर रात जिलाधिकारी गौरांग राठी प्रशासनिक अमले के साथ सड़कों पर उतरे और ठंड में ठिठुर रहे जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए हैं। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और हनुमान मंदिर क्षेत्र सहित शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया है। इस दौरान सड़क किनारे, फुटपाथ और खुले स्थानों पर ठंड से परेशान लोगों को कंबल वितरित किए गए। इसके बाद डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल परिसर में आसपास मौजूद जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे हैं। साथ ही भ्रमण के दौरान डीएम ने रैन बसेरों की स्थिति भी देखी है, जहां जहां लोग खुले में रात गुजारते मिले उन्हें नगर निकाय द्वारा विशेष रूप से लगाए गए ऑटो के माध्यम से रैन बसेरों तक पहुंचाया गया। साथ ही जहां व्यवस्थाओं में कमी पाई गई वहां संबंधित ईओ को 24 घंटे के भीतर सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लगातार विगत दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी अधिकारी, चाहे वो पुलिस कप्तान साहब हो, एडीएम हो, एसडीएम हो, नगर निकाय, ग्राम पंचायत, सभी यह सुनिश्चित करते हैं कि ठंड से बचाव के जितने भी उपाय हैं उन्हें धरातल पर उतारा जाए। आज उसी क्रम में निरीक्षण किया गया और साथ ही रैन बसेरों में लोगों को पहुंचाया गया और जहां कमियां थी वहां अधिकारियों को 24 घंटे में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।
आज आपके द्वारा रेलवे स्टेशन और वगैरह बस स्टॉप और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, कंबल भी वितरण किए गए हैं। क्या लगातार विगत 3 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में सभी अधिकारी जनपद से मेयर से शुरू करके पुलिस कप्तान साहब, एडीएम साहिबान, एसडीएम साहिबान, सारी पुलिस फोर्स, नगर निकाय इत्यादि ग्राम पंचायत सभी अधिकारीगण ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमसे बचाव के लिए जितने भी तरीके होते हैं उसको धरातल पर उतारा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनका ढंग पालन हो रहा है। तो उसी क्रम में आज मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया और इसमें हमने एक रैन बसेरा भी देखा जहाँ पे अमूमन लोग ज़्यादा मिलते हैं बाहर रात में, चाहे सवारी का वेट कर रहे हों या फिर किसी दुकान आते हुए बैठे हों, ऐसी जगह देखी गई और जिन लोगों को हमने पाया कि बाहर हैं उनको हम लोगों ने ऑटो के माध्यम से जो विशेष पॉलिसी के लिए रखा गया है नगर निकाय के द्वारा उनके माध्यम से रैन बसेरे में पहुँचाया। साथ में जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ थी वो ईओ को हम लोगों ने निर्देशित किया है कड़ाई से उसका निपालन करने के लिए 24 घंटे में किया गया। तो ये लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है और ये अभियान इसी प्रकार से सर्दी भर चलेगा। सर अलाव हम लोगों ने जिन पॉइंट्स पे देखे वहाँ पे अलाव जले हुए थे। आज आपके द्वारा रेलवे स्टेशन और वगैरह बस स्टॉप और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, कंबल भी वितरण किए गए हैं। क्या लगातार विगत 3 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में सभी अधिकारी जनपद से मेयर से शुरू करके पुलिस कप्तान साहब, एडीएम साहिबान, एसडीएम साहिबान, सारी पुलिस फोर्स, नगर निकाय इत्यादि ग्राम पंचायत सभी अधिकारीगण ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमसे बचाव के लिए जितने भी तरीके होते हैं उसको धरातल पर उतारा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनका ढंग पालन हो रहा है। तो उसी क्रम में आज मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया और इसमें हमने एक रैन बसेरा भी देखा जहाँ पे अमूमन लोग ज़्यादा मिलते हैं बाहर रात में, चाहे सवारी का वेट कर रहे हों या फिर किसी दुकान आते हुए बैठे हों, ऐसी जगह देखी गई और जिन लोगों को हमने पाया कि बाहर हैं उनको हम लोगों ने ऑटो के माध्यम से जो विशेष पॉलिसी के लिए रखा गया है नगर निकाय के द्वारा उनके माध्यम से रैन बसेरे में पहुँचाया। साथ में जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ थी वो ईओ को हम लोगों ने निर्देशित किया है कड़ाई से उसका निपालन करने के लिए 24 घंटे में किया गया। तो ये लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है और ये अभियान इसी प्रकार से सर्दी भर चलेगा। सर अलाव हम लोगों ने जिन पॉइंट्स पे देखे वहाँ पे अलाव जले हुए थे, फिर भी बस स्टैंड के आसपास हम लोग और सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ भी आवाज़ हो और रैन बसेरे की भी हम लोग कैपेसिटी है। आज आपके द्वारा रेलवे स्टेशन और वगैरह बस स्टॉप और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, कंबल भी वितरण किए गए हैं। क्या लगातार विगत 3 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में सभी अधिकारी जनपद से मेयर से शुरू करके पुलिस कप्तान साहब, एडीएम साहिबान, एसडीएम साहिबान, सारी पुलिस फोर्स, नगर निकाय इत्यादि ग्राम पंचायत सभी अधिकारीगण ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमसे बचाव के लिए जितने भी तरीके होते हैं उसको धरातल पर उतारा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनका ढंग पालन हो रहा है। तो उसी क्रम में आज मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया
और इसमें हमने एक रैन बसेरा भी देखा जहाँ पे अमूमन लोग ज़्यादा मिलते हैं बाहर रात में, चाहे सवारी का वेट कर रहे हो या फिर किसी दुकान आते हुए बैठे हैं। ऐसी जगह देखी गई और जिन लोगों को हमने पाया कि बाहर हैं उनको हम लोगों ने ऑटो के माध्यम से, जो विशेष पॉलिसी के लिए रखा गया है नगर निकाय के द्वारा, उनके माध्यम से रैन बसेरे में पहुँचाया। साथ में जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ थी वो ईओ को हम लोगों ने निर्देशित किया है कड़ाई से उसका निपालन करने के लिए, तो किया जाए। तो ये लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है और ये अभियान इसी प्रकार से सर्दी भर चलेगा। सर अलाव हम लोगों ने जिन पॉइंट्स पे देखे वहाँ पे अलाव जले हुए थे, फिर भी बस स्टैंड के आसपास हम लोग और सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ भी आवाज़ होगा और रैन बसेरे की भी हम लोग की कैपेसिटी है। नैनीताल जिले के बिंदुखत्ता क्षेत्र को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने का लंबे समय से चला रहा संघर्ष एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। आज वन अधिकार समिति के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और सरकार से तत्काल अधिसूचना जारी करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पत्रावली शासन को भेजे जाने के बावजूद कार्यवाही न करने पर गहरी नाराजगी जताई है और धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सवाल उठाया कि जिला स्तरीय समिति से स्वीकृति के बाद पत्रावली शासन को भेजी जा चुकी है, लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है और बिंदुखत्ता में दशकों से बसे हजारों परिवारों को भूमि अधिकारों से वंचित है और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का प्रावधान भी है। हम आपका स्वागत है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यह भी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी बिंदुखत्ता की जनता के लिए, क्योंकि जनता कई वर्षों से यही रहेगी, सारे जनप्रतिनिधि, सारी सरकारें, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य सरकार हो या कोई भी यहाँ पर नेता रहे हैं या जो जनप्रतिनिधि आए हैं बाहर से हो या यहाँ के हो, वो यही कहते रहे हैं कि हम राजस्व गांव बनाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने भी राजस्व गांव की कोशिश नहीं की। बड़ी मुश्किल से इतने वर्षों बाद पहली बार एक हमारे जो यहाँ के विधायक थे डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, उनकी पहल से वन अधिकार समिति का गठन किया गया और उसमें उनके और उनकी वन अधिकार समिति ने कई जगह से सूचना अधिकार दे या कई करके वन अधिनियम 2006 के उसमें पढ़ाया, कई के उसमें आगे कार्रवाई की और हर प्रकार से करने के बाद ये हुआ कि लास्ट में यहाँ जो वन अधिकार अधिनियम के तहत जो यहाँ की समिति बनाई गई उसमें जिलाधिकारी द्वारा यहाँ के उसके संस्तुति दी गई थी, इस राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए और उसके बाद हमारी फाइल यहाँ से शासन के द्वारा पास गई। शासन में फाइल कई समय तक गई, लेकिन यहाँ लोग इंतजार में रहे, शायद अब भविष्यवाणी होगी, आप घोषणा करेंगे। बड़े मुझे 1.5 वर्ष बाद वो फाइल पुनः वापस यहाँ भेज दी गई। उसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं थी कि जिससे कि उसका फाइल को वापस आना होता, लेकिन इनकी मंशा नहीं थी कि इसको करा जाए। ये सिर्फ एक टरकाने वाली बातें हैं सरकार की, लेकिन हमारा इतना नहीं है। आज जो जनता यहाँ पर आई है वो एक मजबूरी में यहाँ पर उसे आना पड़ा। इस सांकेतिक धरना इसलिए दिया जा रहा है कि अगर सरकार ने इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो यहाँ की जनता को मजबूर होकर हमें फिर सड़कों में उतरना पड़ेगा और जनता है, लेकिन इसमें हजारों की संख्या में लोग को इसके लिए उतरना ही पड़ेगा रोड में। देखिए, हमको क्या कहना है, हमारा तो यही कहना है कि जब हमारी पत्रावली वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विधि पूर्वक तमाम सारे दस्तावेजों के साथ नक्शे के साथ में सौंप दी गई, खंड स्तरीय समिति ने उसको पारित करके जिले में भेज दिया, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति ने अपनी बैठक करके उसको पारित करके शासन को भेज दिया, तो उसमें तो सिर्फ एक लाइन का काम था और उसके लिए शासन में प्रमुख सचिव इनसे पहले जो थे राधा राठौड़ी जी, उन्होंने 2 बार आदेश किया है कि अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए, लेकिन पता नहीं क्यों उसको शासन ने इतने लंबे समय तक लटकाए रखा और अब उसको आगे बढ़ाने की बजाय, अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई करने के बजाय पता नहीं क्यों किन कारणों से उसको वापस जिलाधिकारी को वापस लौटा दिया। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो होना ये चाहिए कि इसमें इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और इतने लंबे समय में हमें ये नहीं बताया गया कि हमारी
पत्रौली में कमी क्या है? आश्चर्यजनक बात तो यह है, हमारी पत्रौली पर 2 बार आपत्ति लगी खंड स्तरीय अनाधिकार समिति से, और दोनों बार हमने उन्हें आपत्तियों का निराकरण करके विद इन टाइम हमने उनको लौटा दी पत्रौली, और तब उन्होंने अपनी बैठक करके उस पत्रौली को पारित करके जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को सौंप दिया। अब जिला स्तरीय वनाधिकार समिति ने उसको पारित करके जब शासन को भेज दिया, तो शासन को उसको अविलंब उसको अगली कार्रवाई के तौर पर उस पर राज्य गाँव घोषित करने की कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब पता नहीं वहां बैठे अधिकारी के दिमाग में क्या बात है कि उन्होंने उसको पता वो जिलाधिकारी को भेजा। अब क्यों भेजा इसका जवाब उन्हीं के पास है, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है, हम तो स्वयं आश्चर्यचकित हैं। हमारी तो राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगी कि वो क्या निर्णय लेती है। अगर राज्य सरकार ने उस पत्रौली पर यथोचित कार्रवाई करके कानून के अनुसार उसको राज्य सरकार घोषित कर दिया होता, तो आज ये जो हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं थी। और जब राज्य सरकार ने उस पर कानूनन अगला कदम उठाने के लिए उल्टा काम कर दिया, पत्रौली नीचे को भेजी, तो अब हमको यहाँ मजबूर यहाँ बैठना पड़ा है। और अब राज्य सरकार जो निर्णय लेगी, हम आज ज्ञापन भी सौंपेंगे, स्थानीय प्रशासन के जरिए उस ज्ञापन को राज्य सरकार को भेजेंगे। अब देखते हैं राज्य सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है। राज्य सरकार जो निर्णय लेगी उस पर हमारे आगे रणनीति निर्भर करेगी। धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप हमारे इस धरना स्थल पर आए, आप मीडिया जितने भी मीडिया के लोग हैं उनका सभी का धन्यवाद करूंगा। ये हमारे लंबे समय से, वैसे कहें तो जब से बिंदु खत्ता बसा उसके बाद ये बिंदु खत्ता राजस्व की मांग उठते आई है, बार बार उठते आई है, मगर वो मांग पूरी नहीं हुई। बशर्ते अभी एक नया कानून जो वन में निवास करने वालों के लिए एक नया कानून जनजाति मंत्रालय द्वारा बनाया गया था, जो एक बहुत सरल और वन में रहने वाले जो वनवासी हैं उनको अधिकार देने वाला कानून था। तो उसके तहत हमने कार्रवाई की। तो वो कार्रवाई हमारी जिला स्तरीय समिति द्वारा पास करके हमारा जो प्रस्ताव था वो शासन में भेजा गया। शासन में लगभग 18 माह तक नियम विरुद्ध, मैं तो सीधे कहूंगा नियम विरुद्ध, उसको हमारे प्रस्ताव को वन विभाग को भेजा गया, जो कि नियम में कहीं नहीं लिखा है कि ये प्रस्ताव वन विभाग को जाना चाहिए, क्योंकि वन विभाग भी एक जो कमेटियां होती हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक कमेटी होती है ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति जो हमारी है, दूसरी कमेटी होती है उपखंड स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष एसडीएम साहब होते हैं, और बाकी वन विभाग एक कर्मचारी होते हैं, और 3 हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, एक समाज कल्याण, वैसे जिले में होता है, वैसे राज्य जनजाति समिति में होता है। तो वन विभाग तो एक सदस्य था, तो आपने हमारे फाइल को वन विभाग को क्यों भेजा गया, जबकि रामनगर, लेखी, चोपड़ा में और या हरिद्वार में लगा हुए हैं उनमें आपने वन विभाग को नहीं भेजा, हमारे फाइल को क्यों भेजा? इसमें हमने आपत्ति दर्ज की। जब हम जो भी था उसके बाद एक बैठक हुई, और उस बैठक में जो पूर्व में भेजी गई फाइल थी हमारी, उसमें कोई आपत्ति नहीं लिखी गई। सिर्फ ये कहकर एक जिला अधिकारी महोदय को पत्र आता है जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को कि आप वन अधिकार अधिनियम 2006 जनजाति कार्य मंत्रालय के दिशा निर्देश 2013 के अनुसार जिला स्तरीय वन अधिकार समिति सक्षम निर्णय लेने हेतु सक्षम है। और कल फिर हमारे पास तो जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा निर्णय लिया जाए, किस पर लिया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जो पूर्व में जो प्रस्ताव भेजा गया था उनका लंबा संघर्ष नंबर 1 क्या थी, उस निर्णय में कहीं गलतियां थी, त्रुटियां थी, आपने उसको दर्शाना चाहिए था कि किस में निर्णय लेना है। आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो सर्वविदित है कि जिला स्तरीय वन अधिकार समिति निर्णय लेने के लिए बाध्य है, मगर आपने हमारा प्रस्ताव जिले को भेजा तो उसमें कहीं आपत्ति तो दर्शानी चाहिए, किस बिंदु पर निर्णय लिया जाना है। जो पूर्व प्रस्ताव भेजा गया था उसमें क्या कमी थी, आन फान में और उनके 3 आपत्तियां लगाकर वो भेजी गई, वो भी कहीं से कहीं तक जो उन्होंने आपत्तियां लगाई वो हमने पहले पूर्ण करके, पूर्ण होने के बाद उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति ने जिला नाला में जो भेजा गया, तो वो हमारे साथ नियम विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। इसके उसमें हमने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर।
अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की ब्लॉक के ग्राम पंचायत बढ़ेरी राजपुतान में प्रशासन गांव की ओर अभियान के रूप में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं का स्टॉल लगाते हुए संचालित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। वहीं ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को एक एक कर अपनी शिकायत सुनाई। विभागीय अधिकारियों ने कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया, जबकि कई शिकायत को आगे संबंधित विभागों के आला अधिकारियों को भी भेजा गया है। क्या कार्यक्रम था ये पूरा? आज जैसा आप ये पीछे बैनर देख रहे हैं, प्रशासन गांव की ओर अभियान, तो इस अभियान के तहत एक रोस्टर जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके निर्देशन में सभी न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो आज ये न्याय पंचायत दौलतपुर में के ग्राम जो बढ़ेरी राजपुतान है, यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सभी विभाग यहाँ पे उपस्थित हैं। कतिपय विभाग जो हैं जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं तो उनकी अनुपस्थिति जिलाधिकारी महोदय को भेज दी जाएगी और यहाँ पे नोडल अधिकारी हमारे जिला जो क्रीड़ा अधिकारी मैडम हैं और अपर जिलाधिकारी महोदय आए थे, जिनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। इसमें ये असल में ये कार्यक्रम शिकायतों को सुनने के से ज़्यादा है कि यहाँ पे सभी विभाग आएँ और वो सुविधाएं प्रदान की जाए, जिसके लिए आदमी तहसील और जगह जगह विभागों के चक्कर काटता है। तो उसके क्रम में सभी विभागों ने अपने स्टॉल लगाए थे और जिनके वो होना था सुनवाई होनी थी तो सुनवाई की गई है। कुछ शिकायतें हैं जैसे जल जीवन मिशन से संबंधित थी कि कहीं पे पाइप लीकेज इस प्रकार की समस्याएं आई हैं, तो संबंधित विभाग को तत्काल अवगत करा दिया गया है और आज ही उनका जो निरीक्षण है वो गांव में किया जाएगा। अगली खबर जसपुर से है, जहां धान की तौल में धांधली का आरोप लगाकर किसानों ने एसएमओ के खिलाफ प्रदर्शन, आपको बता दें प्रदर्शन कार्यालय के सामने धरना दिया है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सूचना पर हल्द्वानी में पहुंचे आरएमओ की अनुसूचित भाषा से किसान और आकर्षित हो गए, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आज दूसरे दिन भी एसएमओ कार्यालय के आगे धरना देकर प्रदर्शन कर बैठ गए और साथ ही जिस पर काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने किसानों से वार्ता कर 3 दिन में किसानों के धान का भुगतान कराने का आश्वासन दिया है। भारतीय किसान यूनियन यूथ के ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में किसान बृहस्पतिवार को वरिष्ठ विपणन कार्यालय में जमा हुए। उन्होंने धांधली की आशंका पर वरिष्ठ विपणन अधिकारी एसएमओ कौशल कुमार से तोला की जानकारी ली और साथ ही बताया कि लिमिट खत्म होने का हवाला देकर एसएमओ ने हफ्ते में तोल को बंद कर दिया है। आरोप है कि इसके बाद भी व्यापारियों से पैसे लेकर पर्ची चढ़ते हैं और साथ ही किसानों का धान यूं ही पड़ा रहता है। कार्यालय के रिकॉर्ड के मुताबिक 9 से 10 दिसंबर तक प्रत्येक दिन लगभग 1100 कुंटल धान पोर्टल पर चढ़ा दिया गया, जिस पर जगजीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में और साथ ही ने जसपुर पहुंची आरएमओ शिवा वार्ता की, जिस पर आपको बता दें कि वहां पर अधिकारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो गुस्साए किसानों ने अगले दिन भी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज मंडी समिति में हम पहुंचे हैं एसएमआई ऑफिस में। यहाँ लगभग 1 हफ्ते से किसानों की जो धान पड़ा हुआ है 3-3 महीने से, 1 हफ्ते से तोल बिल्कुल बंद कर रखी है एसएमआई साहब ने। जब हमने आज इनसे आके पता करा कि तोल क्यों बंद है, इनका कहना है कि हमारे जो पोर्टल है वो पूरे हो गए हैं। पर जब हमने इनके सिस्टम में देखा है तो पोर्टल में भी अभी जगह है और जो 7 दिन इन्होंने तोल बंद रखी है उसमें आप देख सकते हैं ये पूरा धान इन्होंने चढ़ाया है। हम इनसे ये जानना चाहते हैं, जब यहाँ धान नहीं तुला तो ये धान किसका चढ़ाया है? ये लाखों करोड़ों रुपए का जो है धांधलेबाजी है। इसमें सरकार को भी ये लोग चूना लगा रहे हैं। अधिकारी आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है, ये धान चढ़ा हुआ है जो यहाँ मंडी में नहीं है, वो धान है। अब पता नहीं कौन कौन से किस किस के नाम पे इन्होंने जो है वो धान चढ़ा रखा है।
अधिकारी अभी आरएमओ मैडम भी आई हैं हल्द्वानी से, पर उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है। सब इनकी मिली भगत है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारियों को इस बात की जानकारी है। मैडम अभी आई हैं, किसानों की बात उन्होंने नहीं सुनी, राइस मिलरों से मीटिंग कर रही हैं। भाई विवाद किसानों का और एसएमआई का है, उन्हें यहाँ बैठना चाहिए था, जो बात है वो यहाँ करनी चाहिए थी। राइस मिलरों के साथ किस चीज़ की मीटिंग हो रही है? तो कुल मिलाकर ये जितने भी नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी बैठे हुए हैं, किसानों का गला दबाने का काम ये कर रहे हैं। कच्ची आड़ में धान तुले हुए 2-2 महीने हो गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी एसएमआई की बनती है। इन्होंने किसी मिल को नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि किसानों की पेमेंट की जाए, और किसान यहाँ तक आत्महत्या करने को मजबूर है, जिनकी बेटियों की शादी है, स्कूल की फीस है, सोसाइटी जमा होनी है, दवाइयों के पैसे जमा करने हैं, पर एसएमआई को कोई रिश्वत लेने के अलावा कोई काम नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एसएमआई जसपुर हैं, उनने वो किसानों से 100 रुपये कुंटल मांग रहे थे ये धान तुलवाने के लिए, इसलिए पिछले 10 दिन से तोल बंद थी। बल्कि इनके पोर्टल में जगह थी, मैं इनके जो मंडी में तोल है वो 5 तारीख तक हुई है। 5 तारीख से लेकर 16 तारीख तक इन्हें 2 नंबर में धान चढ़ाया, पैसा लेके चढ़ाया, व्यापारी को धान चढ़ाया, किसान यहाँ धक्के खा रहा है। उसके बाद जो किसानों की पेमेंट सरकार द्वारा होनी है वो एसएमआई पास के आ गई है। सरकार ने पेमेंट दे दिया अपने मंडी के समिति को, एसएमआई साहब को। इन्होंने उनका पेमेंट नहीं दिया, उस पर भी ये पैसे मांग रहे हैं कि आप पैसे देखो तब पेमेंट लगाऊंगा। पिछले 15 दिन से किसानों का पेमेंट भी नहीं लगाया। तो ये यहाँ के एसएमआई ने बहुत बड़ी धांधली की है, और सरकार चाहे तो हम इसको साबित भी कर देंगे। कागज हमारे पास हैं, कैमरे हैं, चेक किए जाएं, खुद साबित हो जाएगा कि एसएमआई ने कितना बड़ा घोटाला किया है। बिना तोल किए कागजों में इतना धान कैसे चढ़ गया। ये सीधा ये एसएमआई का पैसे लेकर व्यापारियों का धान तोला गया है, मिलर्स का धान तोला गया है। उसके बाद आज हमने आरएमओ मैम को बुलाया था इसी बात की चर्चा के लिए। वो अंदर बैठ के अपनी कचरी और पता नहीं क्या पकवान खा रहे हैं ऑफिस में बैठ के अंदर। वो किसानों से बात करने नहीं आ रहे, उल्टा वो एसएमआई को लेकर अपने खाने पीने में व्यस्त हैं। उन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है, अपनी फॉर्मेलिटी करने आए, कागजों में दिखा देंगे जी हम जसपुर गए थे और हमने किसानी समस्या सुन ली है, पर यहाँ से खा पी के निकल जाएंगी। तकनीकी की बात है कि उन्होंने अंदर बैठ के उन्होंने अपने चाय पानी नाश्ता चल रहा उनका, बढ़िया पकवान पैक होके आए हैं। अब ये आधे घंटे से अंदर बैठ के वार्ता कर रहे हैं अपने मिलर्स के साथ। उससे बात करिए, किसानों की समस्या के लिए उनके पास टाइम नहीं है, मिलर्स के लिए उनके पास टाइम है। मैम ने कल अपने किसानों की मीटिंग बुलाई है, इसके बाद बड़ी कॉल देंगे और हो सका तो हम आगे कहीं ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे, या हाईवे बैठेंगे या फिर हम कहीं ना कहीं जाके एसडीएम ऑफिस पर धरना देंगे। अगली खबर सितारगंज से है, जहां उत्तराखंड की सितारगंज विधानसभा के शक्ति फार्म क्षेत्र के रहने वाले राकेश कुमार मौर्य पुत्र राज बहादुर मौर्य सुरेंद्र नगर निवासी 8 अगस्त 2025 को पढ़ाई के लिए रूस गया था। राकेश कुमार ने परिजनों को 30 अगस्त को फोन पर बताया कि उसको रूस में आर्मी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, जहाँ उसकी ट्रेनिंग चल रही। 30 अगस्त के बाद जब राकेश कुमार के परिवार का उनसे फोन पर वार्ता नहीं हो पाई, तो राकेश के माता पिता 5 सितंबर को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के शिकायत विभाग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई और कई बार दिल्ली जाकर विदेशी मंत्रालय रूस के दूतावास से संपर्क कर राकेश को रूस से वापस लाने का बहुत प्रयास किया। 10 दिन पहले उनको अधिकारियों ने बताया कि उनके बेटे राकेश की मौत हो गई है। 17 दिसंबर को 2025 को राकेश कुमार का शव हवाई जहाज से दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया, वहां से राकेश का सितारगंज विधानसभा की शक्ति फार्म हाउस पहुंचा और जहां आपको बता दें देर शाम उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया है। उधम सिंह नगर के कोतवाली सितारगंज क्षेत्र के शक्ति फार्म एरिया में एक राकेश कुमार नामक व्यक्ति रहते थे, जिनकी उम्र करीब 30 साल बताई गई है।
वह इसी साल अगस्त 2025 में रशिया गए थे पढ़ने के लिए, जहां पर उनकी मृत्यु हुई है। यह ज्ञात हुआ है कि उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से कल यहां पर शक्ति फार्म में आया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया है। इसमें इनके पिता द्वारा पूर्व में बताया गया था कि जब उनकी आखिरी बार अपने पुत्र से बात हुई थी तो उनके पुत्र द्वारा यह बताया गया कि उनको रशिया में युद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बारे में कोई भी औपचारिक सूचना अभी तक हमारे पास पुलिस के पास नहीं आई है कि मृत्यु के क्या कारण थे या मृत्यु कब हुई है। ना ही परिवार के द्वारा हमें कोई भी इस प्रकार की सूचना यहाँ पर दी गई है। ये ज्ञात हुआ है कि परिवार द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को इस मामले में अवगत कराया गया था, लेकिन हमारे पास अभी तक इसमें कोई भी औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। खबर नैनीताल से है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, जो कुछ सालों से नहीं हो रहा था। अपर जिलाधिकारी विवेक रॉय ने बताया कि राज्य में पर्यटकों को बढ़ाने के लिए इस वर्ष विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर शहर के जनप्रतिनिधियों, होटल एसोसिएशन समेत अन्य गणमान्य लोगों के साथ बैठक की गई है और सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इसके साथ ही 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक विंटर कार्निवल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ट्रैकिंग, रिकॉर्ड और साथ ही बर्ड वॉचिंग समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और साथ ही कई बड़े फिल्म सितारों के साथ साथ उत्तराखंड के कलाकारों को भी बुलाया जा रहा। नगर पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन नेगी व विधायक सरिता आर्य मौजूद रही। वहीं अन्य लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए और कार्निवल को भव्य रूप देने के लिए और उत्तराखंड के कलाकारों को बुलाने का भी कहा है। जो कहा कि 7 साल बाद इरादा यही है कि ये जो बंद हुआ है उसको खोला जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो राज्य में विंटर पर्यटन को बढ़ाने की जो योजना है उसके अंतर्गत ही हमारे उच्च अधिकारियों के स्तर से, हमारे जनप्रतिनिधियों के स्तर से इसको पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उसी के क्रम में आज शहर के सम्मानित नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और जो अधिकारीगण हैं उनके साथ एक रूपरेखा बनाई गई है और उस पर आगे काम किया जाएगा। 3 दिन का जो है बृहद आयोजन होगा, 1 दिन का आयोजन होगा जो ट्रैकिंग को लेकर के होगा, कुल 4 दिन का आयोजन होगा और विस्तृत रूप से हमने आपको कार्यक्रम की रूपरेखा बताया है। सभी के सहयोग से दिन में और रात्रि में दोनों समय पे कार्यक्रम करेंगे, अलग अलग स्थानों पे करेंगे। कभी हम लेक पे होंगे, कभी सड़क पे होंगे, कभी मंच पे होंगे और निश्चित रूप से जो है कई कार्यक्रमों के माध्यम से हम पर्यटकों को यहाँ आकर्षित करना चाहेंगे। हमारी जो लोक कलाकार हैं, जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक भोजन जो है, इसको जो है प्रमोट करने का कार्य करेंगे। कौन से बड़े कलाकारों के संबंध में चर्चा चल रही है, किसी का समय मिल रहा है, किसी का नहीं मिल रहा है, वो आपको जो है आगे हम बता देंगे। हरिद्वार के इब्राहिमपुर मसाई गांव में किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर आखिरकार प्रशासन ने ठोस कदम उठाया है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद चकबंदी विभाग की टीम गांव में पहुंची और चकबंदी पैमाइश की प्रक्रिया विधिवत शुरू कर दी गई है और साथ ही एसीओ के नेतृत्व में विभागीय अधिकारी किसानों की जमीनों की नियमों के तहत पैमाइश कर रहे हैं ताकि खतौनियों में दर्ज त्रुटियों दूर हो सके और किसानों को उनके हिस्से की भूमि पर वास्तविक और स्पष्ट अधिकार मिल सके। प्रशासन ने पैमाइश के दौरान किसी भी तरह के विवाद या अव्यवस्था से बचने के लिए मौके पर पुलिस बल की तैनाती की है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से अंजाम दिया जा रहा है, जिससे किसानों में संतोष और भरोसे का माहौल दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि वर्षों से भूमि को लेकर चले आ रहे भ्रम अब समाप्त होने की उम्मीद है और साथ ही चकबंदी पूरी होने के बाद अब हर किसान को उसका वैधानिक हक मिलेगा। गाँव में चकबंदी की शुरुआत से न सिर्फ निजी भूमि विवादों के समाधान की राह खुली है, बल्कि ग्राम समाज की भूमि को लेकर चले आ रहे सवालों पर भी प्रशासन की नजर है। बहुत दूर की बात है। पहले तो अभी किसका कब्जा परिवर्तन करा रहे हैं हम लोग। कब्जा परिवर्तन के बाद ही जो है इसके बाद रिकॉर्ड बनेगा, तब जब कोई गांव जमा होते हैं तब धारा 52 लागू होता है। फिलहाल तो अभी हम कब्जा परिवर्तन करा रहे हैं, जिस प्रकार से हमारा अभिलेख है और खासकर को संतुष्ट करते हैं एज आ रिकॉर्ड वो हम पैमाइश करें। हमारी आपको देखा टीम लगी पड़ी है और ये बेचारे लगे कर रहे हैं कार्य अपना। लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी यहाँ पर। वो वाद अब कह नहीं सकते क्या हुआ, परंतु जब ये आदेश प्राप्त हुए कि भाई दोबारा चौबंदी पैमाइश की जाए तो वो की जा रही है।
सर चकबंदी सर उनको जो रास्ते है देखो, हर चक को चकबंदी में रास्ता दिया जाता है और मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा छोटा सा भी चक होगा जिसका रास्ता नहीं मिल रहा होगा। तो मेरे ख्याल से अनुसार अब लेख सबको रास्ते दिए जा रहे हैं, ऐसा कोई खास कार्य नहीं होगा जिसको नहीं दे रहे होंगे। जिलाधिकारी जी के आदेशों पर हाँ, उसके इन्वॉल्वमेंट पैमाइश की जा रही है। स्थानीय नगर पंचायत क्षेत्र रक्सर के राजगुरु भवन में शनिवार को आध्यात्मिक संस्थान निकुंज के तत्वाधान में आध्यात्मिक गुरु पंडित भरत जी और साथ ही पांडे की धर्मपत्नी गायत्री देवी की 12वीं पुण्यतिथि पर काशी क्षेत्र से पधारे विद्वान पंडितों द्वारा विधिवत हवन पूजन के बाद भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा व वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव उपाध्याय ने संयुक्त रूप से गरीब, मजलूम व दिव्यांगजनों को 501 कंबल का वितरण किया गया तथा भंडारे का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर संजय मिश्रा ने कहा कि जीवन पर्यंत माता गायत्री देवी शोषितों व गरीबों की आवाज उठाती रही और तथा इसकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने में पुत्र गोपाल जी और साथ ही निर्भय ने अपनी लेखनी के माध्यम से अहम भूमिका निभाते रहे और इन्हीं से समाज के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा प्राप्त हुई है, जिसको आध्यात्मिक रूप से प्रफुल्लित करने का कार्य आचार्य पंडित भरत जी पांडे ने किया है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गोपाल जी निर्भय ने कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज में शोषितों व उपेक्षित तबके को राहत मिलती है, वहीं परिवार वालों को हर साल माता जी का अप्रत्यक्ष रूप से स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको बता दें इस अवसर पर अभिराम सिंह दारा, उपेंद्र पांडे, पवन सिंह, अजय राजभर, राजेंद्र सिंह, जितेंद्र राय, डॉक्टर राफिक अख्तर और साथ ही आलोक शुक्ला, रिंकू दुबे, अभिजीत तिवारी, मुकेश पांडे, उमेश सिंह, जयप्रकाश आदि शामिल रहे। इस बेटे ने अपने माता पिता के लिए ये चीजें किया। हमेशा लोग कहते हैं कि अपने माता पिता की सेवा किया। पुत्र के पास उतनी क्षमता, उतनी नैतिक साहस नहीं है कि वो अपने माता पिता के लिए कुछ करे। जो कुछ भी वह करेगा वह सेवा भाव के रूप में ही लिया जाता है। और मैं बड़ा आज प्रसन्नचित हूँ कि आपके द्वारा यह इतना पुनीत कार्य किया जा रहा है। हम सभी को समाज में जो भी हैं उनको सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी का निर्वहन करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। धन संपदा का जो अपना कुछ हिस्सा है वह गरीबों में लगना चाहिए। और आप निरंतर हर एक 19 दिसंबर को अपनी माता जी के याद में यह पुण्यतिथि का कार्यक्रम करते हैं, गरीबों को सहयोग करते हैं, कंबल वितरण का कार्यक्रम करते हैं। यह बहुत ही पुनीत कार्य है और इसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए वह कम है। आज के अवसर से आपने मुझे बुलाया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आज देर शाम बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई है। कानपुर नगर की खबर है, जहां बैठक में ऑपरेशन कायाकल्प निपुण भारत मिशन, सामुदायिक सहभागिता और मध्याह्न भोजन योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य करें और समीक्षा में बिल्हौर और चौबेपुर ब्लॉक के विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा की स्थिति असंतोषजनक पाई गई और साथ ही टाइलिंग कार्य, मल्टीपल हैंड वॉश और साथ ही यूनिट और साथ ही रगिंग वाटर इन टॉयलेट और साथ ही वहां पर जुड़े कार्यों में बीते 4 माह से कोई प्रगति नहीं होने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है। इस पर बिल्हौर और चौबेपुर के खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और एडीओ पंचायत का दिसंबर माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत सिंह को विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा न करने एवं खराब पर्यावरण पर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश देते हुए कहा गया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी कार्यों की नियमित और प्रभावी समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि आगामी बैठक में सभी खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और एडीओ पंचायत अपने अपने विकास खंडों में कराए जा रहे निर्माण कार्यों को फोटो युक्त प्रस्तुतिकरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। डीसी निर्माण प्रवीण पांडे द्वारा
बीते 4 माह से बिल्हौर और साथ ही चौबेपुर ब्लॉक में निर्माण कार्यों की प्रगति न होने की जानकारी उच्च अधिकारियों को न दिए जाने और नियमित समीक्षा न करने पर स्पष्टीकरण के साथ चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और साथ ही समीक्षा के दौरान जिला समन्वयक अनिरुद्ध सिंह द्वारा आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत न करने पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने दोहराया कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने अपने ब्लॉक के निर्माण कार्यों का नियमित प्रस्तुतिकरण देना सुनिश्चित करें। कानपुर नगर में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष कुमार महोदय द्वारा थाना जूही कानपुर नगर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा थाने में रखे गए अभिलेखों, महिला हेल्प डेस्क, CCTNS प्रणाली और त्योहार रजिस्टर बैरकों की साफ सफाई एवं समुचित व्यवस्था को गहन अवलोकन किया गया। इस दौरान संबंधित थाना प्रभारियों ने क्षेत्र के हिस्ट्री शीटरों की वर्तमान गतिविधियों एवं उन पर की जा रही निगरानी के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही द्वारा आपको बता दें, अपराध नियंत्रण व जनता में विश्वास बढ़ाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही प्रभारी जूही को निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र में आधिकारिक भ्रमण कर स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित करें एवं पुलिस तथा जन सामान्य के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित करें। कानपुर नगर में पुलिस उपायुक्त सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह द्वारा क्षेत्र बेकनगंज व अनवरगंज के अंतर्गत आने वाले मुख्य बाजारों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात स्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान महोदय द्वारा शराब की ठेकों का भी निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ठेकों के आसपास अनावश्यक भीड़, सार्वजनिक अव्यवस्था एवं नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस बल को सतर्क रहते हुए आम जनमानस को जनता को शालीन व्यवहार बनाए रखने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने एवं क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाईपास थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विशेष छापेमारी के दौरान जखबाबा स्थान के उत्तर सहित महेंद्र शोरूम के अंदर से 3 युवकों का अवैध हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद पग्गो उम्र करीब 25 वर्षीय, मोहम्मद अफान उम्र करीब 22 वर्षीय, मोहम्मद साकिर उम्र करीब 24 वर्षीय के रूप में हुई है। तीनों अभियुक्त दोगच्छी थाना गांव बाईपास जिला भागलपुर के निवासी हैं और पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद पग्गो एवं अफान का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनके विरुद्ध BNS की विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। भादवी की धाराओं में भी दोनों आरोपित नामजद रह चुके हैं और छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और साथ ही एक देशी कट्टा एवं एक जिंदा गोला बरामद किया है और साथ ही बरामद मास्केट के बैरल की लंबाई लगभग 18 इंच तथा बॉडी की लंबाई करीब 6 इंच है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 24 इंच बताई जा रही है। हथियार के दोनों ओर लकड़ी के जत्थे लगे हुए हैं और इसे काले रंग के पेंट से किया गया और साथ ही कट्टा खोलने पर उसके अंदर से एक 315 बोर का जिंदा गोली बरामद हुई है, जिनके पीछे हिस्से का ठोकर का निशान एवं 8 MMKF के अंकित पाया गया है। और सफल छापामारी अभियान का नेतृत्व बाईपास पुलिस प्रभारी और प्रभात कुमार ने किया है। उनके साथ सुशील गराई तथा सिपाही लखन कुमार, अमित कुमार और राजीव कुमार छापेमारी दल में शामिल थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 18 दिसंबर को बाईपास थाना को सूचना के आधार पर बाईपास थाना द्वारा एक छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान इसमें एक मस्केट तथा एक जिंदा कारतूस के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसमें पहले मोहम्मद पग्गो पिता मोहम्मद मोजीब ग्राम दोगच्छी, दूसरे मोहम्मद अफान पिता मोहम्मद असलम ग्राम दोगच्छी,
तीसरे मोहम्मद साकिब पिता मौजी ग्राम दोबच्छी, तीनों ग्राम दोबच्छी बाईपास के रहने वाले हैं। और इन जो बरामद मस्केट है इसकी बैरल की लंबाई लगभग 18 इंच तथा बॉडी की लंबाई 6 इंच है, लगभग 24 इंच लंबा मस्केट है तथा एक .315 mm बोर का जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और इन गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों में एक का हमें आपराधिक इतिहास अभी तक पता चल पाया है, मोहम्मद पगो का। इनके ऊपर अभी तक 2 केस कांड दर्ज हैं, जिसमें से एक बाईपास कांड संख्या 8725 में भी ये अभियुक्त हैं तथा एक बाईपास कांड संख्या 2122 के भी ये अभियुक्त हैं। अन्य दोनों व्यक्तियों का जो आपराधिक इतिहास है उसके अभी हम लोग पता कर रहे हैं तथा इस जो बरामद हम लोग के पास मस्केट है, हथियार है, इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का भी हम लोग पता कर रहे हैं कि ये कहाँ से, इसके द्वारा कहाँ से लाया गया और इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। क्या किसी घटना को अंजाम देने का? नहीं, ऐसी बात तो नहीं सामने आई है, बस अभी ऐसा प्राप्त सूचना मिली थी कि ये तीनों लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, साथ में इनके हथियार हैं। इसी सूचना पे हमने छापा। आज दिनांक खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर बिहार के तकरीबन सभी जिलों में शीतलहर को लेकर अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिल्क सिटी भागलपुर में देर रात से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज ठंडी हवा के साथ कोहरा छाया हुआ और तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ने से लोगों को सर्दी सताने लगी है। कनकनी और ठंड के कारण रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है शीतलहर का असर? हाँ, शीतलहर का असर तो दिख रहा है आज से। विगत कल एक आध दिन से कुछ कुछ हल्की सी झांकी दिख रही थी, लेकिन आज असर दिख रहा है। हाँ, बच्चों का स्कूल का दिनचर्या प्रभावित हो रहा है। मैं तो अभी सैंडिस से होकर के आ रहा हूँ, मेरा रूटीन है सैंडिस जाना, तो मैंने देखा कि सैंडिस में भी जो संख्या है लोगों के, जिस हिसाब से लोग आते थे उसमें भी कमी आई है। गर्म कपड़ा पहनने घर से लोग बिल्कुल 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 गर्म कपड़ा पहन करके लोग निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को स्कूल जाने की हो जाएगी। बच्चों को स्कूल ले जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है और बुजुर्ग लोगों को भी सैंडिस में आना जाना थोड़ा आज का अगर दिख रहा है कि कम है। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, मैं बिकनपुर में। पछिया हवा चल रहा है, मौसम में बदलाव हुआ है। थोड़ा दिक्कत तो है सबको जाने आने में, कहीं भी प्रॉब्लम तो है। बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के घर से निकलना चाहिए इंसान को। क्या बोला बच्चे लोग को स्कूल जाने में? हाँ, बच्चे को तो स्कूल जाने में परेशानी है। अभी तो बस से आई, ठंडा बहुत ज्यादा है। काम वगैरह करने में दिक्कत है, हर जगह दिक्कत है, हर काम में दिक्कत होगा। क्या नाम हुआ? मेरा दीपक कुमार वर्मा नाम हुआ, दीपक कुमार वर्मा। भागलपुर में 4 दिन से लापता धनंजय दास 60 वर्षीय का शव गंगा नदी किनारे से बरामद किया गया है। बरारी थाना क्षेत्र के मुसहरी घाट के पास मिले शव की पहचान इशाकच थाना क्षेत्र के भीखनपुर गुमटी नंबर 2 स्थित हरिजन टोला के रहने वाला था। धनंजय दास भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड गेट के सामने सड़क किनारे मोची का काम करते थे। अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिजनों के अनुसार धनंजय रोज की तरह दुकान खोलने के लिए घर से निकला था, लेकिन ना तो दुकान पहुंचा और ना ही घर वापस लौटा है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद परिजनों ने अपने स्तर पर रिश्तेदारों और साथी परिचितों के यहाँ उनकी खोजबीन की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद बुधवार को इशाकचक थाना में धनंजय दास ने लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी और परिजनों ने सोशल मीडिया पर भी उनकी गुमशुदगी की तस्वीर और जानकारी साझा कर मदद की गुहार लगाई थी। तो वहाँ के लिए निकला था, अपना दुकान में सैंडिस कंपाउंड में काम करता है। सुबह निकला 6:30 बजे, सोमवार को 6:30 बजे निकला। फिर घर नहीं आया, तो हम लोग एक दिन नहीं आता, सोचे कहीं गया होगा घूमने के लिए।
नहीं आता तो पीता खाता है ना, तो घर का कितना पिया खाया है वो घर आ ही जाता है। लेकिन उस दिन वो घर नहीं है तो हम लोग को थोड़ा सा घबराहट हुआ, तो हम लोग पूरा खोजे उजे इधर उधर सारा जगह गए, लेकिन नहीं मिला। सबौर थाना में भी वो क्या कहते हैं वो रिपोर्ट लिखा है, वो फोटो इसाक थाना में भी दिए, वो क्या कहते हैं फोटो दिए। और सबौर थाना में आज हम लोग गए थे खोजने के लिए, वहाँ भी फोटो दिए, तो वहाँ बोले कि देखिए किएगा। और फिर यहाँ से मेरे भैया लोग यहीं के मैयागंज में किसी को दिए होंगे फोटो वोटो, उसको फोटो वोटो दिया तो भाई फोन किया था कि यहाँ पे क्या कहते हैं घाट के पास कोई लाश मिला है तो आके जांच कर लीजिए। तो भाई हम लोग आए जांच करने के लिए, तब फिर पुलिस वाला आता है तो बोलता है क्या अब हम अपने से लेके जाओ, अपने से लेके आओ। लेकिन इसका शकल देखिए, पूरा मर्डर किया हुआ है, पूरा एकदम शकल से पूरा एकदम मारा पीटा है, जब वो पूरा एक फाड़ डाल दिया है, पूरे बॉडी में जख्म कर, हाँ पूरा है एकदम से। इसका जांच कीजिए पूरा कि कौन मारा है कौन नहीं मारा है, पूरा ये नहीं कि पूरा रिपोर्ट कर दिए 4 दिन 5 दिन दिखा दिए बस छोड़ दिए। इसका जांच कीजिए कि कौन मारा है, उसका निकालिए, उसको खोज के। आप लोग से नहीं होगा सीआईडी को बुलाइए, आप लोग से नहीं होगा तो सीआईडी को बुलाइए, सबको बुलाइए, उसका जांच करिए, सीसी कैमरा चेक करवाए, मुसरी घाट का सबका, यहाँ से लेके वहाँ तक का घाट का फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले भी तुरंत कर रहे हैं। क्या नाम है इनका? धनंजय दास मेरा पिताजी है, हम उनकी बेटी है। घटना 4 दिन पहले की है, 4 दिन से गए। हाँ आज सूचना, हाँ आज सूचना मिली हम लोग को। आप कौन है? हम उनकी बेटी है। ये सर्विस कंपाउंड में किस चीज का काम करते हैं? वो मोची का काम करते हैं, जूता पॉलिश करते हैं। हाँ क्या कितने बाल बच्चे? मेरे को एक बेटा एक बेटी है। घर कहाँ पे हुआ? बेगनपुर गुमटी नंबर 2 थाना हिसाब से। हाँ आपका मांग है कि इसका जांच, हाँ जांच कीजिए पूरा एकदम कि कौन इसका मर्डर किया है, इसका पूरा जांच हमको चाहिए। हाँ सीसी कैमरा सब भी चेक करवाइए। क्या नाम है अपना? मेरा नाम पिंकी कुमारी है। भागलपुर जिले सुल्तानगंज थाना परिसर में एसएसपी हृदयकांत ने पहली बार लोगों की समस्या सुनने और समाधान के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जनसंवाद कार्यक्रम में डीएसपी नवनीत कुमार और साथ ही अंचल इंस्पेक्टर अर्जुन प्रसाद, थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार थे और जनता दरबार में जनप्रतिनिधि, वार्ड परिषद मुखिया और साथ ही राजनीतिक संगठन के सभी दल के लोगों ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली समस्याओं के बारे में रूबरू कराया, जिससे सुल्तानगंज शहर में अपराध व उसकी रोकथाम, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई। सुल्तानगंज शहर में होने वाले जाम की समस्या, सड़क वाहन चेकिंग अभियान, जमीनी विवाद, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, शहर के चौक चौराहों पर नगर परिषद द्वारा अच्छी क्वालिटी का कैमरा व लाइट लगाने पर विचार करने का मांग किया गया। और साथ ही गंगा घाट पर सालों पर भर भी एनडीआरएफ की टीम की संयुक्त व कोचिंग स्थान एवं स्कूलों के पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने पर विचार किया गया। क्या आज यहाँ सुल्तानगंज थाना पर आके यहाँ पे लंबित कांडों की समीक्षा भी की गई और अभी शाम में यहाँ पे सुल्तानगंज की प्रबुद्ध जनता के साथ संवाद भी किया गया। इनसे थाना क्षेत्र के संबंधित में जो भी समस्या थी, जो भी सुझाव थी, उनके बारे में सब कुछ काफ़ी सूचनाएं इन्होंने साझा किया है और मैंने अपनी टीम को निर्देशित किया गया कि जो भी इनके इनपुट मिला है उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए। यातायात संबंधित समस्या के बारे में बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे नदी में डूबने की घटनाएं होती रहती है, उसके बारे में जानकारी दी गई। तो जो भी बिंदुओं पे इनपुट मिला है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्राइम कंट्रोल को लेकर के क्या कोई रणनीति, नई तरीके की तकनीक लाई जाए? क्राइम कंट्रोल के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। पुलिस की ये प्राथमिक कर्तव्य है। जो भी पेशेवर अपराधी है उस पर लगातार हम लोग निगरानी रखते हैं। सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की जाती है। हम लोग 3 शिफ्ट में प्रातः गश्ती, संध्या गश्ती और रात्रि गश्ती भी निकालते रहते हैं। इसके अलावा अभी अभया ब्रिगेड का भी हम लोगों ने गठन किया है, जो कि विद्यालयों में, कोचिंग सेंटर में जाके छात्रों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं और आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। तो काफ़ी हद पे हम लोग, काफ़ी लेयर पे हम लोग कार्य करते रहते हैं और मुझे लगता है इसी कारण से पूरा अपराध अभी नियंत्रण में है। सर, शहर में कुछ जगहों पे सर सूखे नशों की लत से युवा वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। लगातार इस तरह की
चर्चा है सूखे नशे की समस्या की सूचना जब भी आती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते रहते हैं। पूरे भागलपुर जिला में हमारी टीम सतर्क है। यदि आपके पास भी कोई सूचना है तो हमारे पास साझा करें, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था कब तक सुदृढ़ हो पाएगी? ये ट्रैफिक व्यवस्था को अभी यहाँ पे जैसे लोगों ने बताया कि कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है, उसकी वजह से भी कई जगह सड़कें सक्रिय हो चुकी है। इसके अलावा कुछ जगह पे बल की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता है, वो भी किया जाएगा। बड़े वाहनों के शहर में प्रवेश पे भी टाइमिंग पे नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में भी स्टडी करने के लिए कहा गया है। और टोटो और ऑटो की जो समस्याएं हैं कुछ चौक चौराहे पर, उनके वजह से भी जाम लगा रहता है, तो उसको भी स्टैंड से ही खुले और निर्धारित रूट पे चले, उसके लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। मुझे लगता है कि इन सब बिंदुओं पे काम करने के बाद हम लोग ट्रैफिक की समस्या पे आसानी से निजात पा सकेंगे। सर पहले महिला हेल्प डेस्क हुआ करती, सर अब अभी नहीं है। ये महिला हेल्प डेस्क यहाँ पे तैनात है। हो सकता है कि चुनाव के दौरान कुछ स्थानांतरण वगैरह हो गया हो। महिला पदाधिकारी यहाँ पे जो प्रतिनियुक्त है उसी हेल्प डेस्क के लिए भी। भागलपुर रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच के बैनर तले भागलपुर के कला केंद्र में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 12वें रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का यह 3 दिवसीय आयोजन पूर्वोत्तर भारत के 3 दिवंगत एवं प्रतिष्ठित रंग कर्मियों पद्मश्री रतन थीएम केबी शर्मा और नाट्यश्री पखला कोलिता को भी समर्पित किया है। और महोत्सव के आयोजन को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रंग महोत्सव के पदाधिकारियों के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व वर्षों की तरह यह आयोजन आप संस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंग कर्म और राष्ट्रीय एकता को समर्पित है। और साथ ही यह 3 दिन तक चलने वाला इस रंग महोत्सव में बिहार सहित देश के 9 राज्यों से आए नाट्य एवं नृत्य कला लोक दल भाग लेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न भारतीय भाषाओं में लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नाटक और साथ ही शास्त्रीय नृत्य, मंजूषा पेंटिंग और रंग जुलूस जैसी विधिवत प्रस्तुतियां दर्शकों को देखने को मिलेंगी। और साथ ही आयोजकों ने बताया कि इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी में नीति, नैतिकता, मानवीय मूल्यबोध और साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को जागृत करना है, सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करना तथा पारंपरिक कलाओं का संरक्षण और पोषण करना है। इसी क्रम में कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले देश भर के 21 कलाकारों को भागलपुर शहर के विभिन्न सांस्कृतिक एवं समाज सेवियों की स्मृति में 25 से 26 के लिए राष्ट्रीय रंग सम्मान से सम्मानित किया गया जाएगा। और साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से कलाकारों और खिलाड़ियों को रेलवे में मिलने वाली रिटायरी पुनः बहाल करने की मांग की है। और साथ ही आपको बता दें कि आयोजकों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि रंग महोत्सव जन सहयोग से निरंतर संपन्न होता आ रहा है और यह महोत्सव के सभी कार्यक्रम दर्शकों के लिए पुनः निःशुल्क रहेंगे। ये तो सरकार का काम है कि वो मदद करे। हमेशा सत्ता की जिम्मेवारी रही है कि उस संस्कृति को बढ़ावा दे, लेकिन देश में एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म, एक नागरिकता की जो कोशिश होती है उसमें देश के बिखराव की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसमें भारत में यदि हम विविधता को स्वीकार नहीं करेंगे तो दक्षिण है, उत्तर पूर्व है या पश्चिमोत्तर है, ये सारे क्षेत्र ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें कि अपनी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। उनको हम यदि स्वीकार नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि हम जो कहेंगे वही खाना है, हम जो कहेंगे वही पहनना है, हम जिस भाषा में बोलेंगे वही श्रेष्ठ है, तो हम आपस में जुड़े नहीं रह सकते। ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया में आज एक तरह का संकीर्ण विचार पैदा होता जा रहा है। लोग आपस में टकरा रहे हैं कि कहीं पर अरब इजरायली हैं, कहीं और सब हैं। तो ये जो सांस्कृतिक टकराहट जो बढ़ती जा रही है वो नए शताब्दी की ये बड़ी समस्या है और हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं कि यदि हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी।
लोग आश्चर्य करते हैं कि भारत में इतने धर्म हैं, इतनी परंपराएं हैं, लोग साथ कैसे रहते हैं। ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन ये जो कोशिशें हो रही हैं एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति को लाने की, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। उसका मुकाबला करना जरूरी है और इसलिए जो है सो ये किए गए। इसके अलावा और भी लाभ हैं, उन्हें क्या करवा लो। यहाँ तक कि जो लोगों में जो फिल्मों से और सोशल मीडिया से और दूसरी जो अपसंस्कृति आ रही है, उसका जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लोग सिमटते जा रहे हैं। लोग अपने घर में बैठे ही तो आईए से बात करते रहते हैं और निकलते नहीं हैं। तो लोगों का आपस में जुड़ना, एक जगह जमा होना भी बड़ी बात है कि लोग घर से निकले, एक दूसरे से मिलें, बातचीत करें। आज जो है सो जो की तैयारी है ये कार्यक्रम, और देश की अखंडता और एकता कायम रहे, इसकी तैयारी में ये कार्यक्रम होता है। विभिन्न तरह की संस्कृतियां हमारे यहाँ हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, जीने के तरीके हैं अलग अलग, उसका प्रदर्शन होता है। लोग उससे सीखते हैं, बाहर के लोग भी सीखते हैं, जो स्थानीय जनता होती है वो भी उसको सीखती है। तो एक संस्कृति, बढ़िया संस्कृति, सृजनशील संस्कृति, कोरोना वाली संस्कृति के गढ़ने की ये तैयारी रंग महोत्सव में ये होता है। कार्यक्रम का खास क्या होता है? खास मतलब सेंटर में नाटक रहता है, मतलब नाटक रहता है, फिर उसी में शास्त्रीय जो नृत्य है, जो यहाँ का स्थानीय मंजूषा है, इस सबको जोड़ करके एक उदार जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वो यहाँ पर क्रिएट किया जाता है कि वो कम से कम शरीक जरूर हो, देखें वो कि रंगमंच पर या दूसरे राज्यों के जो लोग आ रहे हैं और हमारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं रंग महोत्सव में, वो इस निश्चित तौर से आए। जुलूस, जो भी रंग जुलूस होता है, जनता उसमें भागीदारी होती है। जब जनता भागीदार होती है तो जनता के मन में, उनकी भावनाओं में, उसकी चेतना में जो एक विस्तार आता है, जो एक समझ बढ़ती है, संस्कृति की जो समझ बढ़ती है, इसके लिए रंग जुलूस निकाला जाता है कि लोग देखें कि मतलब दूसरे प्रदेशों पर क्या हो रहा है। इसके लिए लोग रंग जुलूस का आयोजन होता है। भागलपुर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले कुप्पा घाट प्रांगण में गुरुवार को महर्षि संत शेमी परमहंस श्री महाराज की 106वीं पावन जयंती समारोह के अवसर पर एक भव्य और आकर्षक झांकी निकाली गई। इस मौके पर श्री सद्गुरु महाराज जी को नमन करते हुए सैकड़ों श्रद्धालु और अनुयायी झांकी में शामिल हुए। पूरा वातावरण भक्ति, श्रद्धा और उत्साह से सराबोर नजर आया। झांकी की शुरुआत शहर के बरारे स्थित कुप्पा घाट आश्रम से हुई। झांकी में शामिल श्रद्धालु सद्गुरु महाराज जी के अनुयायी भक्ति गीतों पर झूमते गाते और नृत्य करते हुए आगे बढ़ते गए और साथ ही ढोल नगाड़ों और भक्ति संगीत की गूंज से सड़कें भक्तिमय हो उठी और साथ ही संत सेवी परमहंस जी महाराज के संदेशों और आध्यात्मिक विचारों को दर्शाती झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। यह भव्य झांकी कुप्पा घाट आश्रम से निकलकर तिलका मांझी चौक, कचहरी चौक सहित शहर के कई प्रमुख चौराहों से होकर गुजरी है।
जो है महर्षि संत परमहंस जी महाराज के पावन के समारोह के अवसर पर आज पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई है। महर्षि संत महाराज की जयंती 20 तारीख को है। इसी के प्रचार प्रसार हेतु भारतीय सनातन लोग प्रचार कर रहे हैं। कल जयंती है, सनातन कल है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी पंचायत के वार्ड में एक गांव दबंगों द्वारा हथियार के बल अवैध कब्जे को लेकर मामले में नया खुलासा सामने आया है। इस मामले में जमीन मालिक स्वर्गीय नारायण पासवान के पुत्र वधुमाला देवी उर्फ बजंती देवी के बताया कि हमारे ससुर स्वर्गीय नारायण पासवान के नाम से 9 कट्टा जमीन है। उस जमीन पर राम स्वरूप पासवान, इनके बड़े पुत्र राजकिशोर पासवान, छोटे पुत्र राम बालक पासवान, पोता रवि पासवान हथियार दिखाकर बजई मारपीट करते हुए जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और यह झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं, जबकि यह जमीन मेरे खतियानी और अंचल द्वारा जमीन का रसीद भी कटाया गया है और बात कही गई है और कहा कि हमारे गोतियां हरिदी और पासवान के नाम से 12 कट्टे जमीन है। उस जमीन को छोड़कर हमारे जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। आता है यहाँ पे गाड़ी गलत करके 10 गो आदमी देखे। आपका माला देवी। कहाँ घर हुआ? महसी में है। क्या मामला है जमीन का? जमीन से मामला यह है कि किशोर, राम बालक, राम रूप, रवि पासवान इस सब मिलके आता है। इस पर बोलता है कि आप दबिए उधर और हम इधर नापेंगे। अति पिलर की पर मेरा जमीन है। आपका जमीन है? हाँ। किसके नाम से है? लड़ाई पासवान। कौन है आपका? ससुर। कितना जमीन है? 9 कट्ठा। रसीद कट रहा है ब्लॉक से? हाँ, कट रहा है। तो इस जमीन पे कौन कौन कब्जा करना चाह रहा है? राजकिशोर और राम बालक और रवि और राम रूप ये सब मिल के धमकी देता है कि हम नापा नापी नहीं होगा। पूरी वजह से नापा नहीं होता है। गाला कट जाएगा तो कट जाएगा, मगर हम नापी नहीं होने देते। हम बोले कि क्या वजह क्या है? क्या मारपीट करता है? हाँ, मारपीट करता है, धमकी देता है। हम सोचते हैं गोली का भी धमकी दिया है। हाँ, गोली की भी धमकी देता है कि आग लगा देंगे, गोली मार देंगे, नापी करिएगा तो गोली मार देंगे, आग लगा देंगे। पेट्रोल पंप से आता है। पेट्रोल पंप पर 4 गो गुंडा पोस के रखता है। वो गुंडा को साथ में लेकर आता है। 3 दिन में 3 दा 4 दा आता है, रात में भी आता है। गुंडा धमकी दे दे कर हम लोग को जाता है। कहता है कि आप ही लोग उसका जमीन का कब्जा किए हैं, आप लोग हथियार दिखाते नहीं। तो क्या बोल रहा है? वो लोग ने झूठ बोलता है। वो बोलता है कि हम मेरा जमीन यहाँ पर है। हम बोलते हैं कि झूठा फंसा रहा है आपको। हाँ, झूठो फंसा रहा है। हम बोलता है कि मेरा जमीन यहाँ है, आप लोग हम नहीं नापा। हम कहते हैं कि हम नापाएंगे जमीन। नापी होगा क्लियर हो जाएगा। हाँ, नापेगा तो क्लियर हो जाएगा। आपका 9 कट्ठा जमीन है? 9 कट्ठा जमीन है। उसका जो जमीन है उसका कितना है? उसका 12 कट्ठा। उसका 12 कट्ठा है। हृदय, हाँ 12 कट्ठा भगनमान है। और भगनमान है। हाँ, मेरा पति को निर्दोष है। 2 मरते जीता है ये वार्ड में। जी जी। 2 अच्छा काम किया है तब न जीता है। और उस दिन मेरा पति नहीं यहाँ है। जिस दिन लड़ा हुआ झगड़ नापी करने आया तो उस दिन मेरा पति नहीं है यहाँ पर। जगदीशपुर में है। झूठा फंसा रहा आप लोग? हाँ, झूठा फंसा रहा है। आप नापने के लिए नापी करने के लिए तैयार हैं? हाँ, नापी करने में तैयार है। मेरा जमीन उसमें निकलेगा तो हम ले लेगा, उसका जमीन मेरा में निकलेगा तो वो ले लेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम मारपीट करने नहीं चाहते हैं। वो लोग मारपीट करते हैं? हाँ, वो लोग धमकी देता है, हम गोली सटा देंगे, मार देंगे, आग लगा देंगे, ये सब बोलता है। लगा देंगे। आता है यहाँ पे गाड़ी गलत करके 10 गो आदमी देखे। आपका माला देवी। कहाँ घर हुआ? महसी में है। भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडर्स कंपाउंड मैदान में 3 जनवरी से भागलपुर क्रिकेट लीग सीजन 4 की शुरुआत होने जा रही है। इस बार टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें भाग लेंगी, लेकिन अलग अलग ओनर होंगे और लीग को लेकर खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस सीजन की खास बात यह है कि बिहार के साथ साथ बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हरियाणा के खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे, जिससे मुकाबला और ज्यादा रोमांचक होने की उम्मीद है। और आयोजक विजय यादव ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से लगातार इस क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। पहले जहाँ 6 टीमें हिस्सा लेती थी,
वहीं इस बार टीमों की संख्या बढ़कर 8 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए क्रिकेट पिच और मैदान तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये चौथा सीजन है और इसमें इस बार टीम की भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले सीजन लगातार 3 सीजन में 6 टीम रही थी, इस बार 8 टीम हुई है और 8 टीम के अलग अलग ऑनर हैं। और ये इस बार का मैच जो है पूरे बिहार स्तर का है। बिहार से क्योंकि प्लेयर सब जो है कुछ यूपी से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और क्या बोल रहे हैं ये तमिलनाडु वगैरह से भी कुछ प्लेयर लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिहार का सबसे बड़ा मैच है। BCL बिहार भागलपुर क्रिकेट लीग जो है बिहार स्तर का मैच काफी। इस बार क्या खासियत रहेगी और दिन बाकी तरह? हर बार से क्या इसमें अलग है? इस बार जो है सबसे विशेष रूप से खासियत ये है कि पूरे मतलब भारत से हर राज्य से इसमें प्लेयर आ रहे हैं खेलने के लिए। और विशेष रूप से यहाँ मतलब जिस तरह से IPL होता है, IPL के तर्ज पे पूरी व्यवस्था की गई है हर चीज़ की। आपने देखा अभी से आप चूँकि 2 जनवरी से इसका इनॉग्रेशन होना है, 2 जनवरी को शाम में इनॉग्रेशन होना है और 3 जनवरी से मैच स्टार्ट है। कितने दिनों का मैच? ये लगातार 15 दिन चलेगी, 13 दिन मैच चलेगी, बीच में 1 दिन गैप रहेगा, उसके बाद 15वां दिन जो है इसका फाइनल होगा। विजेता के लिए क्या है इस बार? इस बार विजेता के लिए जो है 4 लाख रुपये का कैश प्राइज है, प्लस जो उनके साथ शील्ड वगैरह जो भी प्राइज आती है वो मिलेंगे। और उप विजेता के लिए 2 लाख रुपये का कैश प्राइज है और शील्ड वगैरह उनके साथ में आएंगे। और सारे लोग उत्साहित हैं, पूरे बिहार का प्लेयर उत्साहित है इस मैच के लिए। कई ऐसे चैनल है जिसमें लाइव चलाया जाएगा इसे और बहुत ही बेहतरीन इस बार बहुत ही क्राउड इस मैच में होने वाला है। तो इस चीज़ को, इस खेल को आप अपने शुरू से बढ़ावा दिया और खिला रहे हैं और जो है खेल के प्रति हर समय आप उत्साहित रहते हैं, चाहे किसी तरह का खेल हो। बिल्कुल, ये खेल ही ऐसा है क्योंकि क्रिकेट से यहाँ से कई बच्चे इसी खेल के माध्यम से निकल के आगे बढ़े हैं। हमारे अभी टीम में जो कुछ हमारे इस BCL में करता धरता भी है सचिन, जो कि अभी निकल के जो है बड़े मैचों में खेलने के लिए जाते हैं। वो यहाँ से बिहार स्तर में भी उसके चयनित हुआ है, बिहार टीम में सम्मिलित हुए हैं। तो यहाँ से यदि बच्चे निकल कर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा अपने आप में मतलब लगता है कि नहीं चलो हमारे बच्चे आगे बढ़ के खेल रहे हैं। तो ये एक कैरियर है, यहाँ से शुरुआत होती है। इस यहाँ से शुरुआत होने के बाद आगे बढ़ने का उसे चांस मिलता है। कहीं ना कहीं आने वाला समय में ये इंडिया टीम में भी खेलने का यहाँ के खिलाड़ी को कभी ना कभी ये होगा। तो एक अंतिम सवाल, ये बस सोच एक ही कि हमारे बिहार के बच्चे पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन करें, अपने बिहार, अपने भागलपुर, खासकर भागलपुर का अपना नाम रोशन करें। बस यही कामना है कि हमारे घर के बच्चे जब बाहर जाके खेलते हैं ना तो अच्छा लगता है। कई ऐसे खेल है, सिर्फ क्रिकेट नहीं है, रग्बी वगैरह भी कई खेल में आपने देखा होगा। रग्बी भी भागलपुर में पहला बार मैंने कराया था पूरे बिहार स्टेट का और बहुत अच्छा, कई बार फिर उसके बाद लगातार खेल हुआ। और अभी लगभग उसमें से 6-7 प्लेयर ऐसा है जो कि नेशनल खेल रहे हैं। कई प्लेयर जो सरकारी जॉब में भी चले गए हैं। तो लगता है कि चलो एक गाँव से निकल के एक प्लेयर यदि अच्छे ओहदे पर जाता है तो अपने आप में खुशी मिलता है, संतुष्टि मिलता है कि चलो हमारे घर के बच्चे, हमारे भागलपुर के बच्चे, अपने बिहार के बच्चे देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दीवारों पर टाइल्स में लगी देवी देवताओं की तस्वीरों को अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कड़ी आपत्ति जताई है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। वहीं पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि DEO कार्यालय में परिसर नव स्थापित जिला स्कूल
स्कूल में भी संचालित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नव स्थापित जिला स्कूल के हेडमास्टर को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यालय में लगी सभी मूर्तियों और तस्वीरों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर सम्मान पूर्वक स्थापित कराया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि किसी भी धार्मिक भावना आहत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए और आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके, इसके भी आवश्यक कदम उठाए जाए। फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांत है और प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए है। लोगों के 1 घंटा पहले जैसे कि पता चला किसी के द्वारा कि डीओ ऑफिस में देवी देवता का तस्वीर टूटे हुए हैं, नीचे लगा दिए गए हैं, जो भी जाते हैं वहां पे थूकते हैं। ये सब देख के हम लोग को पता चला तो आज डीओ सर से आए थे मिलने के लिए और आश्वासन भी दिए सर कि 24 घंटे के अंदर उसको ठीक किया जाएगा। और सर से हम लोग भी यही कहते हैं कि 24 घंटा के अंदर ठीक हो ही जाना चाहिए। अगर 24 घंटा के अंदर ठीक नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके लिए उग्र आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। और जैसे कि हम लोग आए हुए थे आज डीओ ऑफिस में, देखे तो कहीं भी सीसीटीवी कैमरा दिखाई नहीं पड़ी। कहीं किसी दिन कुछ घटना घट जाती है यहाँ पे तो इसके लिए फिर बोलेंगे कि सीसीटीवी कैमरा, तो ये तो बहुत कंपलसरी है कि ये सब जगह पे लगना ही चाहिए, बट नहीं लगे हैं। सर बोले हैं कि ये 24 घंटा के अंदर हो जाएगी सब चीज ठीक। अगर नहीं होती है तो फिर अखिल भारतीय विद्यालय परिषद इसके लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पीयूष भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर नगर मंत्री। ये बेसिकली नव स्थापित जिला स्कूल है, इसी में शिक्षा व कार्यालय भी वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है और हम लोग के संज्ञान में है। आज ही उस मूर्ति को HM जिनके प्राचार्य हैं उनको कहा गया आज ही इसको हटाइए, क्योंकि ये उचित नहीं है। देवी देवता का मूर्ति लगा और कोई पब्लिक आके उस पर थूके तो मूर्ति ही हटा दिया जाएगा और हटा के कहीं भी जहाँ स्थापित करना सोचिए वहाँ स्थापित कर दें, उस जगह को पेंट करा दें, उसको ठीक कर लेंगे। जैसा होगा अपना ठीक कर लें और कहीं भी ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी सभी को ये डायरेक्शन भी दिया है। समय से यहाँ पे लगा हुआ सर, आप लोग को जानकारी मिली? नहीं, हो सकता है कि आजकल में कोई थूक दिया हो, ये तो लिखा हुआ भी रहता है। ये संवेदनशील जो भी व्यक्ति होंगे उनका ये नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। तो हम संज्ञान में आए, इसको तुरंत त्वरित कार्रवाई करके आज शाम तक वो हटा दिया जाएगा, ठीक कर। सबौर प्रखंड अंतर्गत ममलखा पंचायत में सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण बाजार विकास अभियान के तहत हाट बाजार के नए सिरे से विकास कार्य का शिलान्यास किया गया। इस योजना के अंतर्गत हाट परिसर में शेड निर्माण एवं 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा, जिससे वर्षों से असुविधाजनक स्थिति में कारोबार कर रहे दुकानदारों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान माननीय DC महोदय ने कहा कि हाट बाजार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। जो लोग अब तक जमीन पर बैठकर या खड़े खड़े सामान बेचने को मजबूर थे, उन्हें अब एक और बेहतर सुविधा और सुरक्षित प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। शेड निर्माण के द्वारा दुकानदार व्यवस्थित ढंग से बैठकर सम्मानजनक तरीके से अपना व्यवसाय कर सकेंगे। DC महोदय ने आगे कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बाजार बनाना नहीं बल्कि ग्रामीण व्यापारियों को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है। बेहतर हाट बाजार बनने से न सिर्फ दुकानदारों को लाभ होगा बल्कि खरीदारी करने वाले और साथ ही ग्रामीणों को भी स्वच्छ और सुव्यवस्थित माहौल मिलेगा। और साथ ही ममलखा पंचायत में हाट बाजार के विकास को लेकर स्थानीय ग्रामीणों व व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि वर्षों पुरानी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत दृश्यता या विजिबिलिटी दिन प्रतिदिन कम हो रही है। बात करें मौसम विभाग उत्तर प्रदेश की, जहां पर कार्यरत वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले 1-2 दिन में दृश्यता जो कि 50 मीटर है 25 से 30 मीटर ही रह जाएगी और कम भी हो सकती है। दिन का तापमान 4 से 5 डिग्री और कम होगा और गलन बढ़ेगी। फिलहाल अभी 2-4 दिन के लिए उत्तर प्रदेश रेड अलर्ट के मोड पर है।
कि मौसम की बात करें तो जैसा कि कल लखनऊ में भी कल विजिबिलिटी 50 मीटर था, घना कोहरा छाया हुआ था और आज भी मॉर्निंग में 30 मीटर की विजिबिलिटी दृष्टा रही और कोहरा अभी भी कोहरा बना हुआ है स्थिति। और कहीं ना कहीं जैसे कि जो दिन का तापमान है उसमें कल भी गिरावट आई थी लगभग 6 डिग्री का, आज भी लगभग 5 से 6 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में ठंड का जो रूप है वो एक तरीके से आ गया है, क्योंकि फॉग भी आ रहा है और दिन का तापमान में भी गिरावट। अगर बात करें कि आने वाले दिनों में मौसम में क्या और तब्दीलियां घट बढ़ सकती हैं? देखिए, अगर मौसम की बात करें तो लखनऊ में अभी अगले 2 दिन तक कोहरे की स्थिति बनने की संभावना है और कहीं ना कहीं जिसके लिए उत्तर प्रदेश में जो भी वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी दोनों जगह आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी है, क्योंकि कोहरे के साथ साथ जो दिन का तापमान है उसमें भी अपने सामान से 4 से 5 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। शीतलहर को लेकर अगर बात करें तो शीतलहर में क्या हो रही है? देखिए, अगर शीतलहर की बात करें तो शीतलहर नॉर्मली रात के तापमान से रिलेटेड होता है, तो कहीं ना कहीं रात का तापमान अपने सामान के आसपास है, लेकिन जो दिन का तापमान है वो अपने सामान से कम आ रहा है, तो शीत दिन का चेतावनी अलर्ट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं नॉर्मली जो दिन का तापमान है वो सामान से काफ़ी कम है, 4 से 5 डिग्री, और दिन में ही लोगों को ठिठुरन की संभावना बन रही है। अगर हम टॉप 3 की बात करें, टॉप 3 में कौन सी सिटी है सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है? अगर ठंड की बात करें तो नॉर्मली जो नेपाल से सटे हुए जो ज़िले हैं जैसे कि बहराइच हुआ, बरेली हुआ, मुरादाबाद, ये सब जो तराई के बेल्ट है, और जैसे ये जो कुशीनगर हुआ, बलरामपुर हुआ और गोरखपुर हुआ, तो ये जो तराई के क्षेत्र है वहाँ पे तापमान ज़्यादा गिरने की संभावना है। शुरुआती तौर पर कानपुर बहुत ज़्यादा ठंड नापा जा रहा था, अब क्या कंडीशन है? देखिए, कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी आज विजिबिलिटी 50 मीटर से कम दर्ज किया गया और तापमान भी कमी है, तो कहीं ना कहीं कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, ये बाराबंकी समेत यहाँ पर भी आज भी तापमान कम रहने की संभावना, और कहीं ना कहीं कल परसों तक थोड़ा सा उसी तरीके से रहेगा, उसके बाद थोड़ा रिलीफ मिलने की संभावना है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर सबौर प्रखंड से है, जहां पर सबौर प्रखंड अंतर्गत ममलखा पंचायत में सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण बाजार विकास अभियान के तहत हाट बाजार के नए सिरे से विकास कार्य का शिलान्यास किया गया। इस योजना के अंतर्गत हाट परिसर में शेड निर्माण एवं चौकीदारों का निर्माण किया गया और साथ ही आपको बता दें 4 दीवारी का निर्माण किया गया, जिससे वर्षों से असुविधाजनक स्थिति में कारोबार कर रहे दुकानदारों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान माननीय डीसी महोदय ने कहा कि हाट बाजार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। जो लोग अब तक जमीन पर बैठकर या खड़े खड़े सामान बेचने को मजबूर थे, उन्हें अब एक बेहतर सुरक्षित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। शेड निर्माण के बाद दुकानदार व्यवस्थित ढंग से सम्मानजनक तरीके से अपना व्यवसाय कर सकेंगे। डीसी महोदय ने आगे कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बाजार बनाना नहीं, बल्कि ग्रामीण व्यापारियों को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है। बल्कि बेहतर हाट बाजार बनने से न सिर्फ दुकानदारों को लाभ होगा, बल्कि खरीदारी करने वाले और साथ ही ग्रामीणों को भी स्वच्छ और सुव्यवस्थित माहौल मिलेगा। ममलखा पंचायत में हाट बाजार के विकास को लेकर स्थानीय ग्रामीण व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि वर्षों पुरानी मांग अब पूरी हो रही है। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधि, प्रखंड स्तरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सर, यहाँ जो हटिया का जो कर रहे हैं, इसमें क्या क्या होगा फायदा? हम लोग जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिले में सभी प्रखंडों में एक एक मुख्य जो हमारे पुराने समय से लगता रहा है बाजार, उसको हाट के रूप में डेवलप करने का, और जो लोग ज़मीन बैठकर सामान बेचते हैं या अपना हाट लगाते हैं, उन लोगों को हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएं। उसमें हम लोग प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके ऊपर शेड बनाएंगे और एक बढ़िया सा बाजार हाट टाइप का डेवलप करेंगे, ताकि सभी लोग यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से बैठ के और सम्मानजनक तरीके से अपना हाट लगा सकें। तो इसी के क्रम में आज हम लोगों ने सबौर में यहाँ पर उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है। इसके उपरांत अन्य प्रखंडों में भी आज हम लोग विजिट करेंगे।
खबर भागलपुर से है, जहां सबौर प्रखंड में आम जनता को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। प्रखंड मुख्यालय परिसर में कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया। उप विकास उपायुक्त डीडीसी महोदय द्वारा विधिवत रूप से किया गया। उद्घाटन के अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीडीसी महोदय ने कहा कि सीएससी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया अभियान को सशक्त बनाने का मजबूत माध्यम है। इसके माध्यम से आम लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलेगा, उनके गांव में पास में ही मिलेगा, जिससे समय और धन की बचत होगी। और साथ ही सीएससी संचालक जगत कुमार सिंह ने बताया कि इस केंद्र के माध्यम से आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन, राशन कार्ड से संबंधित कार्य, बिजली बिल भुगतान और साथ ही बैंकिंग एवं बीमा सेवाओं, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा फॉर्म, मोबाइल एवं डीटीएच रिचार्ज सहित कई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सीएससी का उद्देश्य ग्रामीणों को पारदर्शी एवं त्वरित और साथ ही भरोसेमंद डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। स्थानीय लोगों ने सीएससी खुलने पर खुशी जाहिर करते हुए इस क्षेत्र में विकास की दिशा में अहम कदम बताया है इसे। हाँ, जो सीएससी सेंटर सबौर प्रखंड कार्यालय के पास खुला है, इस पर क्या क्या लोगों को सुविधा मिल पाएगा, बताएं। यहाँ जाति, आय, निवास और जमीन संबंधी जो कागजात होगा जी, और जो चीज़ भी वरना ऑनलाइन वगैरह होगा सब कुछ होगा यहाँ से जी। और आपका जो है लाइसेंस वगैरह भी बनने का कार्यक्रम है, और आपका जो परिमार्जन का काम होगा, और आपका यहाँ जो भी सरकारी ऐसा जो भी काम सीएससी के द्वारा जितना इसमें किया गया है उतना हम लोग करेंगे। मुख्यतः क्या क्या कार्य होगा? मुख्य तो देखिए, इसमें जो राशन कार्ड वगैरह के हो सकता है, ये भी अगर संबंधी जो भी कार्यक्रम होगा वो किया जाएगा यहाँ से। अच्छा, जैसे में जमीन संबंधी में क्या क्या मोटेशन का कार्य जो होगा, परिमार्जन वगैरह होगा जी, रसीद वगैरह भी कट सकता है ऑनलाइन, एलपीसी भी बनेगा, और क्या क्या सुविधा है? और तो जो लिखा हुआ उसमें देख लीजिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड भी बनेगा? आधार कार्ड बनेगा। अच्छा, आधार कार्ड तो नहीं, पैन कार्ड बनेगा। पैन कार्ड बनेगा, हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ऑनलाइन हो सकता है यहाँ से। जी जी जी। और कोई सुविधा अपने पास? और तो यही सब सुविधा है जो सरकार की तरफ से निर्देश आएगा। आपका नाम क्या हुआ? जगत नारायण सिंह। सीएससी वैली आप ही हैं? जी। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र में पोखरा चौक से लेकर अस्पताल चौक तक अस्थायी अतिक्रमण वाले निर्मित झोपड़ी वाले दुकानों को नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में हटाया गया, जिसमें कई लोगों को चालानी की राशि काट पर दंडित भी किया गया है। और साथ ही नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि जाम की समस्या को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया। उन्होंने बताया कि लोगों को हटाने का नोटिस भी दिया गया है और बहुत से लोगों ने नोटिस के आधार पर अपने से हटा लिया है, और उसके बाद उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी।
सहरसा जिले के नारायण हॉस्पिटल के पास 4 लेन पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के बीच एनएस पब्लिक स्कूल सहरसा की एक छोटी स्कूल बस और स्टंट कर रहे स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों और बस में सवार बच्चों के अनुसार स्कूल बस जब क्रॉस रोड से 4 लेन पर चढ़ रही थी, उसी दौरान दूसरी दिशा से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आ रही थी। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार युवक दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर खड़े होकर वाहन चला रहा था। इसी दौरान स्कॉर्पियो ने स्कूली बस में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूल बस पलट गई और उसमें चारों पहिए ऊपर हो गए और साथ ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है। एक बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना जरूर मिली है, जबकि अन्य बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बच्चे फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन काफी डरे हुए हैं। हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। सर, ये क्या मामला था? एक्सीडेंट होकर बच्चे यहाँ भर्ती हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर रील बनाया जा रहा था। ये नंगा रोड है, ये 4 लेन जो है सामने से गुजरी है, श्री नारायण मेडिकल कॉलेज के सामने से जी। उधर से बच्चा आगे से जा रहा था बस लेकर के, पीछे से रील बनाते हुए गया और उसमें सीधा ठोक दिया, जिसमें से एक बच्चा इंजर्ड है। 5 बच्चा जो था उसका प्राथमिक उपचार करके यहाँ से भेज दिया गया है। बाकी सब सामान्य है, लेकिन इस सड़क पर ध्यान देना होगा कि सड़क जो है पूरी तरह नंगा है। अच्छा, सिर्फ एक बच्चे की स्थिति खराब है? एक बच्चे की स्थिति खराब है और स्कूल का नाम सुन रहे हैं कि एनएस स्कूल है, एनएस पब्लिक स्कूल जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष सिंह तोमर है। मैं श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल के मीडिया प्रभारी हैं और यहाँ का जो व्यवस्था है वो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग सारे डॉक्टर, हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे वो ऑर्थो का है, चाहे ओंको का है, चाहे फिजिशियन है, चाहे मेडिसिन का है, कोई भी डॉक्टर है, सारे डॉक्टर लगे हुए हैं बच्चों को सही सलामत करने के लिए। एनएस पब्लिक स्कूल की गाड़ी थी और एक कोई रील बनाने वाला स्कॉर्पियो को ठोक दिया था। उसमें 11 बच्चे इंजर्ड हुए, जिसमें एक बच्चा थोड़ा सा सीरियस है, 10 बच्चा रिलीज हो चुका है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बच्चा घर जा रहा था स्कूल से, छुट्टी हुआ था। घटना कहाँ हुई सर? घटना ही नारायण हॉस्पिटल के आसपास। ये ड्राइवर सब सुरक्षित है? ड्राइवर ठीक है, हल्का फुल्का ड्राइवर को चोट है। बच्चे का क्या नाम है जिसका स्थिति खराब है? बच्चे का नाम तो नहीं पता है, उसको पूछना पड़ेगा। तो हम यहाँ चिल्ड्रेन एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं। क्या नाम है सर? मनोज मीना। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र में पोखरा चौक से लेकर अस्पताल चौक तक अस्थायी अतिक्रमण वाले निर्मित झोपड़ी वाले दुकानों को नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में हटाया गया, जिसमें कई लोगों को चालान की राशि काट कर दंडित भी किया गया है। और साथ ही नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारियों ने बताया कि जाम की समस्या को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया। उन्होंने बताया कि लोगों को हटाने का नोटिस भी दिया गया है। बहुत से लोगों ने नोटिस के आधार पर अपने से हाथ हटा लिए थे। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान आज हम लोगों ने चलाया है नरकटियागंज शहर में। यहाँ लोगों को आवागमन में कठिनाई न हो, इसको देखते हुए सड़क जो है ओरिजिनल सड़क काफ़ी चौड़ी है, लेकिन लोगों के द्वारा अनावश्यक गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं। कुछ दुकानदारों के द्वारा भी बढ़ा लिया जाता है, तो उन सबको नोटिस किया गया था। नोटिस के जवाब में कई लोगों ने स्वतः भी हटा लिया था, कुछ लोगों ने नहीं हटाया था, उन लोगों पर फाइन किया गया है। गाड़ियाँ भी जो बेतरतीब तरीके से लगी थी उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई हुई है। और कुछ और लोग जिनको पहले से नोटिस नहीं मिला था उनको पुनः नोटिस दिया गया है। 1 सप्ताह का उनको समय दिया जाएगा और अगर नहीं हटाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा। आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग सड़क के दोनों किनारे कुछ लोग तो अतिक्रमण किए हैं, या तो ठेला लगाकर या छज्जा वगैरह लगा करके। तो ये नगर परिषद द्वारा पहले से उन लोग को सूचित किया गया था। वे लोग हम लोगों के जो सूचना को फॉलो करते हुए, कानून का पालन करते हुए लोग स्वयं अधिकतर हटा लिए हैं। जो लोग नहीं हटाए हैं उनके विरुद्ध हम लोग बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो है जो ठेला कुंचा वाले हैं उन लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग रोज
रूट से हट करके ही कोई कार्य करे ताकि आवागमन बाधित न हो। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।